35वां अध्याय 441। एक नया स्वर्ग और पृथ्वी भय। अधेड़ उम्र का आदमी यह सुनकर स्वाभाविक रूप से बहुत खुश हुआ और हंसते हुए बोला, यह एक सौदा है। आप यहाँ पानी की दुनिया के आयामी जीवन रूपों के मांस के बदले में किसी भी तरह के आयामी जीवन रूपों के मांस का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि आप विदेशी कीटों और जलीय विश्व आयामी जीवन रूपों का मांस लेते हैं तो विनिमय अनुपात अथाह आयामी जीवन रूपों जितना बड़ा नहीं होगा। लिन युआन उदासीन था। जब तक वह पानी की दुनिया के आयामी जीवन रूपों के मांस के बदले में कुछ ले सकता था, लिन युआन को लाभ होगा चाहे अनुपात कुछ भी हो। वह पत्ती के आकार के डायमंड भय भंडारण बॉक्स में सभी आयामी जीवन रूपों के मांस को जल जगत के आयामी जीवन रूपों के मांस से बदलने का विचार सोचे बिना नहीं रह सका। लेकिन उसके तुरंत बाद उसने उस विचार को दूर कर दिया। वैसे भी वह भविष्य में इस अधेड़ उम्र के आदमी से संपर्क कर सकता था। भले ही वह इंडिगो एज्योर सी मार्केट छोड़ दे, फिर भी ऑस्ट्रिच लॉजिस्टिक्स के जरिए एक्सचेंज करने के बहुत सारे अवसर थे। 500 स्वर्ण जल विश्व आयामी जीवन रूपों का मांस रेड थॉर्न के लिए लंबे समय तक पचाने और खाने के लिए पर्याप्त था। लिन युआन इस अधेड़ उम्र के आदमी की दुकान से निकलकर उन अलग अलग जगहों की ओर चला गया जहां लियूजी और लिसन गए थे। रास्ते में उसने कुछ भी नहीं खरीदा। इस दुनिया में बहुत सारे खजाने थे। इंडिगो एज्योरसी मार्केट के मुख्य क्षेत्र में लिन युआन को भी दुर्लभ आध्यात्मिक सामग्री और फय खरीदने के लिए बहुत खर्च करना पड़ा। इसलिए जब भी वह कुछ खरीदता तो उसके हाथ में एक कम मोलभाव करने वाली चिप होती। यह संभव था कि जब उसे ऐसी वस्तुएं या आध्यात्मिक सामग्री मिलेगी जिनकी उसे वास्तव में आवश्यकता होगी, तो वह दूसरों के साथ कीमतों पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए पूंजी नहीं जुटा पाएगा। लिन युआन ने देखा कि कई खरीदार कई स्टॉलों के सामने एक ही आध्यात्मिक सामग्री के लिए कीमतों पर प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। भले ही दो खरीदारों के बीच कीमत प्रतिस्पर्धा में समान मूल्य की आध्यात्मिक सामग्री की पेशकश की गई हो और वे समान रूप से अच्छी हों, लेकिन स्टॉल मालिक के लिए हमेशा उपयुक्त फय और आध्यात्मिक सामग्री उपलब्ध होती थी। अंत में अंतिम विनिमय स्टॉल मालिक द्वारा तय किया जाना चाहिए। जैसे ही लिन युआन चला, रक्तबीज की मां की अजीब और सुखद आवाज में तत्परता भरी हुई थी। लिन युआन, आगे बहुत सघन रक्त ऊर्जा है जो जबरदस्त और शुद्ध है। यह मेरे लिए बहुत उपयोगी होगी। लिन युआन ने जल्दी से रक्तबीज की मां के निर्देशों का पालन किया और एक स्टॉल पर पहुंच गया। उसने देखा कि एक आदमी और एक औरत स्टॉल के सामने खड़े थे। छोटे बालों वाली युवती ध्यान से एक लंबी लाल रंग की बेल को देख रही थी। उसने लाल रंग की बेल पर उगे कई पंचकोणीय पत्तों को देखा। पत्ते गहरे हरे रंग के थे, जिनमें रक्त वाहिकाओं जैसी कई लाल रंग की नसें थीं। बेल की ऊपरी शाखा पर एक छेद था और लाल रंग का रस बेल के छेद की सतह पर जम गया था, बिल्कुल एक जमी हुई खून की पपड़ी की तरह। लिन युआन ने एक नज़र में पहचान लिया कि यह बेल जैसा परी कोई साधारण परी नहीं थी, बल्कि यह स्वर्ग और पृथ्वी परी रक्त काढ़ा अंगूर की बेल थी। यह रक्त पपड़ी रक्त ब्रू अंगूर के गुच्छे को पहले से काटने से हुआ घाव हो सकता है। जब स्टॉल रक्त केंद्री को और सी मार्केट में आया था, इस स्टॉल के सामने बाबा स्टॉल मालिक से मोल भाव कर रही। तभी उसने स्टॉल मालिक को यह कहते हुए सुना, मैं ब्लड ब्रू ग्रेप वाइन को सिर्फ 3 चीजों के बदले में देता हूं। इस ब्लड ब्रू ग्रेप वाइन के समान ग्रेड का एक हेवन और अर्थ फय, एक ब्रॉन्जस या एपिक फय, या एक रणनीतिक श्रेणी का संसाधन। हालांकि आपकी 3 ब्रॉयल फायर वर्कर चींटियां कांस्य महाकाव्य हैं, लेकिन इंडिगो एजियोर सिटी में ऐसी अग्नि प्रकार की चींटियां बहुत कम उपयोगी हैं। अन्य शहरों में इन 3 ब्रॉयल फायर वर्कर चींटियों के विशिष्ट कौशल को उत्कृष्ट नहीं माना जाता है, इसलिए निराश मत हो छोटी लड़की। भले ही आप उनमें से 7 निकाल दें, फिर भी मैं उन्हें आपके साथ बदलने में संकोच करूंगा। इस तथ्य की तो बात ही छोड़िए कि आपने उनमें से केवल 3 ही निकाले हैं। स्टॉल मालिक बोलते समय स्पष्ट रूप से अधीर था। छोटे बालों वाली महिला ने 3 और स्रोत प्रकार के जीवन रूपों को बाहर निकालने से पहले थोड़ा संकोच किया। स्रोत प्रकार के जीवन रूपों को एक तरह से स्रोत प्रकार के रिजर्व भी माना जाता है, इसलिए मैं इस ब्लड ब्रू ग्रेप वाइन के बदले में इन 3 स्रोत प्रकार के जीवन रूपों को जोड़ दूंगी। स्टॉल मालिक ने हाथ हिलाया। 3 स्रोत प्रकार की वस्तुएं अधिकतम आधे कांस्य महाकाव्य ब्रोयल अग्नि कार्यकर्ता चींटी के बराबर हैं। यदि आप इन 3 कांस्य महाकाव्य ब्रॉयल अग्नि कार्यकर्ता चींटियों के अलावा अन्य 8 स्रोत प्रकार के जीवन रूपों को भी हटा दें तो मैं आपके साथ व्यापार करूंगा। छोटे बालों वाली महिला ने बदसूरत भाव से जवाब दिया, मेरे पास 8 स्रोत प्रकार के जीवन रूप नहीं है, केवल 6 हैं। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, स्टॉल मालिक ने रूखेपन से बीच में टोकते हुए कहा, मैं मोल भाव करने के लिए बहुत आलसी हूं। मैंने आपको जो ऑफर दिया है वह पहले से ही सबसे अच्छा है। अगर ऐसा नहीं होता कि मैं पहले गुच्छे के बाद ब्लड ब्रू ग्रेप्स का दूसरा गुच्छा नहीं उगाना चाहता था, तो मैं स्रोत प्रकार के जीवन रूपों के साथ आदान प्रदान नहीं करता। छोटे बालों वाली महिला के बगल में बैठा आदमी बूढ़े आदमी की अधीरता भरी आवाज से थोड़ा नाखुश था। उसने छोटे बालों वाली महिला से कहा, शान लियांग,
क्या मैं तुम्हें दो स्रोत प्रकार के जीवन रूप उधार दे सकता हूं? और तुम पहले यह ब्लड ब्रू ग्रेप वाइन एक्सचेंज करो। शान लियांग नामक छोटे बालों वाली महिला का चेहरा तुरंत बदसूरत हो गया। उसने अपने बगल में बैठे युवक को जवाब दिया, जिसने अपने बालों को बैंगनी रंग में रंगा हुआ था। वही दबाओ। मैंने तुमसे कहा था कि मैं भौतिकवादी हूं और मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। तुमने मुझे परेशान करना बंद कर दिया, लेकिन तुम दिन भर मुझे चीजें उधार देने के बारे में क्यों सोचते रहते हो? भले ही मैं शान लियांग भूख से मर जाऊं, मैं तुम्हें वही दबाओ। मुझे फिर से एक पैसा उधार नहीं देने दूंगा। वही दबाओ, जिनके बाल प्रक्षालित और बैंगनी रंग में रंगे हुए थे, तुरंत कुछ दुखी हो गए। शान लियांग, क्या तुम्हारे पास विवेक है? मैं तुम्हें उधार देने को तैयार हूं, भले ही मुझे पता है कि तुम भौतिकवादी हो। क्या इससे यह नहीं पता चलता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं? यह सुनते ही शान लियांग को पेट से बहुत ज्यादा गैस निकलने लगी और उसने एक लंबी डकार ली। उसने गुस्से से कहा, मैं भाग्यशाली हूं कि मैं आपकी ही क्लास में हूं। अपनी चीजें किसी और के लिए छोड़ दो। क्या तुम सोचते हो कि तुम स्वर्ग और धरती का बैंक हो? ब्याज दर असहनीय है। लिन युआन ने अपने सामने खड़े आदमी और औरत को देखा और न जाने क्यों उसे तुरंत शिन यिंग और झांग शियाओबाई का ख्याल आया। उसी समय वह स्वर्ग और पृथ्वी पर ही रक्त काढ़ा अंगूर की मां की इस तीव्र इच्छा को महसूस कर सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि रक्तबीज की माता उस समय से उन्मादी उत्साह की स्थिति में थी जब उसने रक्तबीज की अंगूर की बेल देखी थी। यद्यपि ब्लड ब्रू ग्रेप वाइन स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में फीनिक्स पर्चिंग चाइनीज पैरासोल ट्री और ट्विन रेड पैगोडा से निम्नतर था, यह सिनेबार स्वीट ऑसमंथस के समान था, जो सिनेबार ऑसमंथस हॉवर्थिया पर परजीवी था। ब्लड ब्रू ग्रेप वाइन और सिनेबार ओस्मांथस हॉवर्थिया ने भी फल पैदा किए। हालांकि बाद वाले के फल आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं, जबकि ब्लड ब्रू ग्रेप वाइन से ब्लड ब्रू ग्रेप्स लक्ष्य की क्यूई और रक्त को बढ़ा सकते हैं। इससे इसे खाने वाले के शरीर की कोशिकाएं अल्प अवधि में ही असामान्य रूप से सक्रिय हो जाती थीं तथा बहुत अधिक मात्रा में रक्त का निर्माण होता था। यहाँ है, रक्त ब्रू ग्रेप वाइन स्वर्ग और पृथ्वी फेयस के बीच बहुत मूल्यवान नहीं हो सकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से रक्त बीज की मां के लिए उपयोगी था। लिन युआन ने ब्लड ब्रू ग्रेप वाइन की जांच करने के लिए मॉर्बियस के सच्चे डेटा का उपयोग किया। फिनाम ब्लड ब्रू ग्रेप वाइन। फे प्रजाति अंगूर वंश जुड़वां पत्ती वंश। फे ग्रेड प्लैटिनम 4 में से 10 में से 4। फे टाइप रक्त फिया है। इक्वालिटी महाकाव्य। यह ब्लड ब्रू ग्रेप वाइन न केवल प्लैटिनम था, बल्कि इसकी गुणवत्ता भी महाकाव्य स्तर की थी। लिन युआन संतुष्टि के साथ सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं सका, क्योंकि यह रक्त काढ़ा ग्रेप वाइन पहले से ही एक परिपक्व स्वर्ग और पृथ्वी परित था। एक बार जब इस ब्लड ब्रू ग्रेप वाइन को खरीद लिया गया, तो यह तब तक ब्लड ब्रू ग्रेप्स उगाता रहेगा जब तक इसे भारी मात्रा में रक्त की आपूर्ति होती रहेगी। इसे पोषित करने के लिए लिन युआन को समय और प्रयास खर्च करने की आवश्यकता नहीं थी। लिन युआन ने पहले ही व्यापार करने के लिए आवश्यक ये भी पता के लिए आवश्यक संसाधनों के बारे में सुन लिया था। लिन युआन के स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में 3 स्वर्ग और पृथ्वी फे के लिए वह स्वाभाविक रूप से व्यापार में उनका उपयोग नहीं करेगा। जहां तक स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोतियों का प्रश्न है, उन्हें रणनीतिक श्रेणी के संसाधन माना जाएगा, जिन्हें स्टॉल मालिक व्यापार के लिए चाहते थे। हालांकि लिन युआन ने स्वर्गीय युवती ग्रेड तत्व मोती जैसे रणनीतिक श्रेणी के संसाधनों का उपयोग केवल तभी करने की योजना बनाई जब यह अंतिम उपाय था। आखिरकार लिन युआन को यकीन नहीं था कि उसे इस इंडिगो एज्योरसी मार्केट में किसी भी आध्यात्मिक सामग्री या फे का सामना करना पड़ेगा या नहीं, जिसकी उसे या मदर ऑफ ब्लडबैथ को जरूरत होगी। अचानक लिन युआन को याद आया कि उसने हाल ही में उन 4 कांस्य महाकाव्य पवन श्रृंखला गौरैया और कांस्य महाकाव्य पवन जाल गौरैया को उन्नत किया था। लिन युआन ने तुरंत 2 कदम आगे बढ़ाए और 4 पवन श्रृंखला गौरैया और 1 पवन जाल गौरैया को बुलाया। फिर उसने 5 छोटी गौरैया उठाई और स्टॉल मालिक से पूछा, मालिक, क्या आप अपने ब्लड ब्रू ग्रेपवाइन के साथ मेरी 5 कांस्य महाकाव्य परियों का व्यापार करने को तैयार हैं? जब लिन युआन ने 5 हथेली के आकार की गौरैया को बुलाया, तो बुजुर्ग की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। यह देखकर कि बुजुर्ग व्यक्ति ने एक ही नजर में 3 ब्रॉयल फायर वर्कर चींटियों के खराब कौशल को तुरंत पहचान लिया, सैनजियोन को पता था कि यह बुजुर्ग व्यक्ति एक क्रिएशन मास्टर होना चाहिए। यह बुजुर्ग वर्तमान में अपनी आंखें मूंद रहा था और संभवतः पवन श्रृंखला गौरैया और पवन जाल गौरैया के विशिष्ट कौशल का विश्लेषण करने की कोशिश कर रहा था, जिसे लिन युआन ने बढ़ाया था। जब लिन युआन ने फये को कांस्य महाकाव्य में बढ़ाया, तो उसकी हमेशा एक अच्छी आदत थी, वह यह कि एलीट ग्रेड में विकसित होने पर फये की गुणवत्ता को महाकाव्य तक बढ़ाना होगा। इस तरह लिन युआन कांस्य में विकसित होने पर 3 विशेष कौशलों में से चुनने में सक्षम होगा। इस प्रकार चाहे वह 4 विंड चेन स्पैरो हों या विंड नेट स्पैरो, उन सभी के पास असाधारण विशिष्ट कौशल थे।
वे विशेष कौशल थे जो विंड चेन स्पैरो और विंड नेट स्पैरो की लड़ाकू क्षमताओं को मजबूत कर सकते थे। लिन युआन ने तुरंत इस व्यापार के लिए अत्यधिक ईमानदारी दिखाई और बड़े से बातचीत नहीं करना चाहता था। यह रक्त काढ़ा अंगूर की मां के लिए बहुत महत्व के कारण था। लिन युआन को डर था कि व्यापार बस खत्म हो सकता है। आखिरकार बगल में दो और लोग थे। एक महिला थी जो खुद को ग्रीन टी वन कहती थी और दूसरा बैंगनी रंग के बालों वाला तेज तर्रार आदमी था जो ब्लड ब्रू ग्रेप वाइन की लालसा कर रहा था। एक बार जब बुजुर्ग ने लिन युआन के फे का विश्लेषण करना समाप्त कर दिया तो उसने स्टाल पर जोर से पटक दिया और स्पष्ट रूप से कहा, सौदा, यह ब्लड ब्रू ग्रेप वाइन तुम्हारा है। जब बुजुर्ग ने अपनी बात पूरी की तो लिन युआन मुस्कुराया। उसी समय लिन युआन मन ही मन उसकी प्रशंसा कर रहा था कि वह कितना तेज तर्रार था। पांचों गौरैयाओं को बढ़ाने के बाद लिन युआन ने उन्हें शिक्षित करने में करीब 2 घंटे बिताए ताकि वे आवाज जैसी हवा का उपयोग अश्लीलता के साथ झगड़ा करने के लिए न करें। अन्यथा जब 5 गौरैयों की देखरेख करने वाला कोई नहीं होता तो वे बस एक दूसरे के पूर्वजों को कोसने के लिए मंच तैयार कर लेते। अगर स्टॉल मालिक इन 5 गौरैयों के बदले में व्यापार नहीं करना चाहता तो वह और क्या कर सकता था। जब लिन युआन ने व्यापार पूरा कर लिया तो शान लियांग नाम की छोटी बालों वाली महिला निराश हो गई। उसने अनजाने में अपने होठों को काट लिया और स्पष्ट रूप से दुखी थी। अचानक लिन युआन ने बैंगनी बालों वाले युवक को चिल्लाते हुए सुना। हालांकि चिल्लाना लिन युआन पर लक्षित नहीं था, यह स्पष्ट रूप से निराश महिला अब शान लियांग को लक्षित कर रहा था। शान लियांग, जब तुमने पहले कहा था कि तुम ग्रीन टी पीते हो तो मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है। आपकी प्रतिक्रिया और अभिव्यक्ति के आधार पर क्या आप मुझे लुभाना चाहते हैं कि मैं कोई कदम उठाऊं और आपके लिए नकाबपोश भाई से वह ब्लड ब्रू ग्रेप वाइन छीन लूं? जब लिन युआन ने यह बयान सुना तो वह नकाब के पीछे से अपनी आंखें झपकाने से खुद को रोक नहीं सका। यह कैसी चौंकाने वाली धारणा थी? जब तक वह मानव था, यदि व्यापार सफल नहीं हुआ तो निश्चित रूप से निराशा होगी, है ना? शान लियांग का चेहरा तुरंत ही बर्तन के तले की तरह काला हो गया। फिर उसने बैंगनी बालों वाले युवक के कान पर चुटकी काटी और चिल्लाई, वही दबाओ, अगर तुम्हारे पिता स्कूल में नहीं आते और मुझे डिमेरिट पॉइंट नहीं दिलाते क्योंकि मैंने तुम्हें पहले बुरी तरह पीटा था तो मैं तुम्हें अब फर्श पर रेंगने पर मजबूर कर देती। शान लियांग ने वेई दबाओ के कान को लगभग आधा चक्कर तक मरोड़ा और फिर छोड़ दिया। वेई दाबाओ के कान ज्यादा लाल नहीं हुए। इसके बजाय यह उनका चेहरा था जो पहले लाल हो गया और उन्होंने बुदबुदाया, शान लियांग, यही वह चीज है जो मुझे तुम में पसंद है। तुम बिल्कुल पानी की नहर में मौजूद कैटफिश की तरह हो, बलशाली। शान लियांग ने तुरंत ही वेई दाबाओ के गालों पर चुटकी लेने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए और फिर उसकी गर्दन पर 2 जोरदार थप्पड़ मारे। फिर उसने कहा, देखो कि क्या मेरी आत्मा को छीनने वाली चुटकी तुम्हें मौत के घाट उतार सकती है या मेरी चंचल हथेली तुम्हें मौत के घाट उतार सकती है। वेई दबाव शायद शान लियांग के हमले के कारण दया की भीख मांग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में चमक बढ़ती जा रही थी। फिलहाल लिन युआन यह नहीं बता पा रहा था कि शान लियांग और वेई दाबाओ अपना प्यार दिखा रहे थे या अपनी नाराजगी दिखाने की कोशिश कर रहे थे। वे सचमुच पुराने दुश्मन और प्रेमी युगल थे। जैसे ही लिन युआन जाने की तैयारी कर रहा था उसने एक भयावह आवाज सुनी जो उसके पीछे गूंज रही थी, बच्चे, जाने की जल्दी मत करो। मुझे लगता है कि तुम्हारा मुखौटा काफी अच्छा लग रहा है और मुझे इसमें बहुत दिलचस्पी है। तुम इसे मुझे क्यों नहीं बेच देते? लिन युआन ने सवाल सुनने के बाद पलटकर नहीं देखा, न ही उसने उस व्यक्ति की तरफ देखा जिसने उससे बात की थी। हालांकि लिन युआन की भौहें थोड़ी ऊपर उठ गईं। इस कथन से ही लिन युआन को पता चल गया कि यह व्यक्ति विशेष रूप से परेशानी ढूंढने आया है। लिन युआन के मुंह से एक चाप निकला, अंततः यहां, बहुत धीमा। जब लिन युआन ने लिसन से इंडिगो एजियोर्सी मार्केट में साथ घूमने के लिए कहा था तो उसे पता था कि कोई न कोई उसे जरूर ढूंढेगा। हालांकि उसने नहीं सोचा था कि यह व्यक्ति इतना लंबा समय लेगा। लिन युआन को इंडिगो एजियोर सिटी के 3 प्रतिष्ठित परिवारों में से एक झेंग परिवार को देखना बहुत पसंद था और यह भी कि वे उससे निपटने के लिए किस तरह के तरीकों का इस्तेमाल करेंगे। एक ऐसी महिला का वर्णन जो बाहर से कोमल दिखती है लेकिन अंदर से विश्वासघाती है। लिन युआन जानता था कि झेंग परिवार उसकी तलाश करेगा। सच कहूं तो झेंग परिवार बस उसकी स्थिति जानना चाहता था। लिसन पर हत्याओं का आह्वान करने के बाद झेंग परिवार ने पहले ही 2 राजा श्रेणी के विशेषज्ञों को खो दिया था। उनमें से एक तो शिखर राजा श्रेणी का विशेषज्ञ था। शिखर राजा श्रेणी के विशेषज्ञ का नुकसान झेंग परिवार के लिए लिसन के प्रति आशंकित होने के लिए पहले से ही पर्याप्त था। इसलिए झेंग परिवार को लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के समर्थक का पता लगाने से पहले उन्होंने लिसन पर पहले कोई कदम नहीं उठाया। चूंकि एक शीर्ष राजा श्रेणी विशेषज्ञ पहले ही मर चुका था, इसलिए यदि उन्हें कोई और कदम उठाना होता तो उन्हें एक सम्राट श्रेणी विशेषज्ञ को जुटाना पड़ता।
सम्राट वर्ग के विशेषज्ञों के बीच लड़ाई में कानून रून और कानून की शक्ति शामिल होगी। यह राजा वर्ग के विशेषज्ञों के बीच लड़ाई की तरह नहीं था जिसे नियंत्रित किया जा सकता था। यदि सम्राट श्रेणी का कोई विशेषज्ञ लापरवाही से कोई कदम उठाए तो बात बिगड़ सकती है। इस संवेदनशील समय में लिन युआन लिसन के साथ दिखाई दिया था। इसलिए जेंग परिवार स्पष्ट रूप से लिन युआन और लिसन के बीच संबंध सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा था। लिन युआन भी इस अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था क्योंकि वह जानना चाहता था कि क्या यह झेंग परिवार का मुख्य परिवार था या तीसरा वंश था जो लिसनिंग हेरोन चैम्बर ऑफ कॉमर्स को निशाना बना रहा था। इससे पहले कि लिन युआन बात करने के लिए मुड़ पाता, वेई दाबाओ, जो शान लियांग के उन्मत्त हमलों का शिकार हो रहा था, ने सीटी बजाई और कहा, जेंग वेनबो, क्या तुम्हें अभी अभी अपने वंश के भाइयों से पिटाई नहीं मिली है? मैंने सुना है कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें रॉयल कैपिटल में पढ़ने के लिए स्थानांतरित कर दिया है। शाही राजधानी में रहने के बजाय आप अपना कष्टप्रद शूहोर्न चेहरा यहां क्यों लाए? शान लियांग ने जेंग वेनबो को देखा। उसकी आंखें अवमानना और घृणा से भरी हुई थीं। भयावह आंखों वाले जेंग वेनबो ने पहले ही वेई दाबाओ और शान लियांग को देख लिया था, जो उनके बगल में खड़े थे। हालांकि जेंग वेनबो ने वेई दाबाओ की बातों की परवाह नहीं की, जैसे कि उसने उसे सुना ही न हो। हालांकि जेंग वेनबो, जिसका चेहरा पहले से ही भयावह था, अब और भी अधिक भयावह हो गया था। जब लिन युआन ने मुड़कर देखा तो जेंग वेनबो ने अपना हाथ बढ़ाया और लिन युआन की ओर इशारा करते हुए कहा, यह सिर्फ एक मुखौटा है, इसे मुझे दे दो और शायद मैं तुम्हें अपना दोस्त बना लूं। जेंग वेनबो को उसे अनदेखा करते देख वेई दाबाओ ने तुरंत ऊंची आवाज में कहा, ओह, अभी तो कुछ ही महीने हुए हैं वेनबो, अब तुम्हें अहंकारी बनना आता है ना? जो लोग आपको नहीं जानते वे सोच सकते हैं कि आपके झेंग परिवार की तीसरी वंशावली मुख्य परिवार बन गई है और आप जेंग वेनबो आधिकारिक यंग मास्टर झेंग बन गए हैं। क्या यह सही नहीं है, शान लियांग? जब शान लियांग ने वेई दबाओ को उसका जिक्र करते सुना तो उसने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा, मुझसे बात मत करो, मुझसे फिर से बात करो और मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगी। वेई दबाओ का मुंह फड़क उठा, लेकिन उसकी आंखों में अस्पष्ट उम्मीदें चमक उठीं। वेई दाबाओ के शब्दों की वजह से झेंग वेनबो का भयावह चेहरा तुरंत इतना उदास हो गया कि ऐसा लगा कि बूंदें टपक पड़ेंगी। हालांकि झेंग वेनबो का ध्यान अभी भी लिन युआन पर था क्योंकि वह अपने पिता के मिशन के बारे में सोच रहा था। जेंग वेनबो को वेई दाबाओ के बारे में एक निश्चित स्तर की समझ थी। वेई दाबाओ इंडिगो एच्योर सिटी के 3 प्रतिष्ठित परिवारों में से एक वेई परिवार के वंशज थे। इसलिए वेई दबाओ जेंग वेनबो को परेशान करने में सफल हो जाते तो इस मिशन का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता। लिन युआन ने अपना सिर धीरे से हिलाया क्योंकि उसने देखा कि झेंग वेनबो उसे घूर रहा था। लिन युआन ने स्पष्ट आवाज में कहा, अगर तुम दोस्त बनने की बात कर रहे हो तो भूल जाओ, मैं किसी से भी दोस्ती नहीं करता। अगर मेरे मुखौटे में रुचि रखते हैं तो मैं आपको इसे बेचने के लिए उदार हो सकता हूं। बोलने के बाद लिन युआन ने अपने शरीर में आध्यात्मिक शक्ति प्रसारित की। जैसे ही आध्यात्मिक शक्ति प्रसारित हुई, चांद सफेद वस्त्र, जो पूरी तरह से जेड बनावट वाले मोतियों से जड़े हुए थे, तुरंत चमक उठे। इसने लिन युआन को एक अवर्णनीय महान आभा प्रदान की। उसी समय हुक्वान का मुखौटा पूरी तरह से जेड बनावट वाले धागों के साथ दोपहर के सूरज के नीचे एक सौम्य और जेड जैसा प्रभामंडल उत्सर्जित कर रहा था। प्रभामंडल चमकदार तो नहीं था, लेकिन 7 रंगों वाली जेड की चमक दे रहा था। हालांकि यह बहुत ज्यादा आकर्षक था और दोपहर के सूरज की चमक को फीका नहीं कर पा रहा था। जैसे ही आत्मा क्यूई को पूरी तरह से जेड टेक्सचर वाले मुखौटे के चारों ओर प्रसारित किया गया, इसने एक भव्य शहर की छवि उत्सर्जित की। ऐसा लगा जैसे बादलों में छिपा हुआ एक भव्य शहर अस्पष्ट था। जिस क्षण लिन युआन का मुखौटा चमक उठा, सभी का ध्यान 7 रंगों वाली जेड चमक की ओर आकर्षित हो गया। वेई दाबाओ आश्चर्यचकित रह गया जब उसने लिन युआन का मुखौटा देखा और सोचा, हे भगवान। वेई दाबाओ ने फिर झेंग वेनबो को चिढ़ाते हुए देखा। लिन युआन ने सिर्फ एक पल के लिए अपनी आत्मा की क्यूई को प्रसारित किया और रुक गया। फिर उसने भयावह दिखने वाले युवक को देखा और पूछा, अभी भी खरीद रहे हो? जेंग वेनबो को समझ नहीं आया कि लिन युआन के सवाल का क्या जवाब दे। यह इंडिगो एज्योर मार्केट था और अगर वह कहता कि वह इसे खरीदना चाहता है तो उसे इसके बराबर मूल्य की कोई चीज लानी होगी। जेंग वेनबो अपनी तिजोरी से संसाधनों को निकालकर दुर्लभ आध्यात्मिक सामग्री और फैग में देने को तैयार होगा। हालांकि अगर उसने यह जेड टेक्सचर्ड मास्क खरीदा तो यह बिना किसी व्यावहारिक मूल्य वाली एक लग्जरी वस्तु खरीदने के समान था। मुखौटे की जेड चमक से ऐसा लग रहा था कि जेड बनावट वाली लकड़ी का धागा पहले से ही सामान्य लकड़ी के वजन से 5 गुना ज्यादा था। यह पहले से ही जेड बनावट वाली लकड़ी के स्तर पर पहुंच चुका था, जो कि पूर्ण ग्रेड की थी। इसके अलावा मुखौटे की बुनाई विधि को देखते हुए केवल एक कक्षा 5 स्पिरिट शिल्पकार एक काल्पनिक नस्ल लकड़ी बुनाई
हाउस सेंटीपीड के साथ ऐसा कर सकता है। जेंग वेनबो ने इंडिगो एज्योर मार्केट में किसी भी संसाधन के लिए व्यापार करने की योजना नहीं बनाई थी, इसलिए वह अपने साथ ज्यादा संसाधन नहीं लाया था। वह पहले मुसीबत की तलाश में था, लेकिन अब उसे बीच हवा में लटके रहना पड़ा, जिससे चीनियती की चीजें बहुत अजीब हो गईं। हालांकि जेंग वेनबो को समझ में नहीं आया कि यह जेड टेक्सचर्ड मास्क 7 रंगों वाली जेड चमक कैसे उत्सर्जित करेगा। लिन युआन ने फिर से कहा, मेरे मुखौटे का मूल्य आंकना आसान नहीं है। इसमें कम से कम कुछ दर्जन प्रकार के पूरी तरह से जेड बनावट वाले लकड़ी के धागों का मिश्रण है। अगर आपको यह वाकई पसंद है तो मुझे अपनी ईमानदारी दिखाइए। लिन युआन कोई हाई प्रोफाइल व्यक्ति नहीं था। वह झेंग परिवार की तीसरी वंशावली को अपनी नींव दिखाने के लिए ऐसा कर रहा था। वह उन्हें यह बताने की कोशिश कर रहा था कि उसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। उसी समय लिन युआन झेंग परिवार की तीसरी वंशावली के लिसनिंग हेरोन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वास्तविक उद्देश्य का पता लगाना चाहता था। यह देखकर कि जेंग वेनबो के पास पद छोड़ने का कोई रास्ता नहीं है, वेई दाबाओ ने हल्की खांसी निकाली। उसने अपने बैंगनी बालों को सहलाया और टिप्पणी की, जेंग वेनबो, मुझे पता है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, दिखावा करना बंद करो। लेकिन अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं भी हैं तो भी डरो मत। कौन जानता था कि तुम मुझसे यहां मिलोगे? क्योंकि हम 2 घंटे से साथ पढ़ रहे थे। मैं तुम्हें लोन दे सकता हूं। जेंग वेनबो का भयावह चेहरा तुरंत खुल गया और वह चिल्लाया, वेई दाबाओ, क्या तुम्हारा मुंह बूढ़ी दादी की सूती पैंट की तरह बात करना बंद कर सकता है? अनुवादक, एटलस स्टूडियोज। संपादक, एटलस स्टूडियोज। जब वेई दाबाओ ने जेंग वेनबो को उसे डांटते हुए सुना तो वेई दाबाओ के चेहरे पर एक अस्पष्ट उत्साहपूर्ण भाव प्रकट हुआ। लेकिन तुरंत बाद वेई दाबाओ को एहसास हुआ कि शान लियांग पहले ही जा चुका है। इस तरह वेई दाबाओ ने जेंग वेनबो की परवाह नहीं की, जिसकी अभिव्यक्ति खुल गई थी। वेई दाबाओ ने अपने बैंगनी बालों को छेड़खानी से फेंका और शान लियांग का पीछा किया। उस समय रक्तबीज की मां की अजीब और मधुर आवाज लिन युआन के दिमाग में गूंज उठी। युवा के पीछे बड़े लिन युआन के पास मिथ ब्रीड हैं और उनके पास एक से ज्यादा हैं। लिन युआन ने जेंग वेनबो के पीछे खड़े बुजुर्ग पर नजर डाली। बुजुर्ग की पीठ सीधी थी और उसके चेहरे से देवदार जैसी आभा निकल रही थी। लिन युआन की आंखें थोड़ी गंभीर हो गईं। ऐसा लग रहा था कि यह बुजुर्ग झेंग परिवार की तीसरी वंशावली से सम्राट श्रेणी का विशेषज्ञ होना चाहिए। बुजुर्ग की खड़ी स्थिति से यह पता चलता है कि यह बुजुर्ग झेंग परिवार के मुख्य परिवार से नहीं था। अगर वह मुख्य परिवार से होता तो वह झेंग परिवार की तीसरी वंशावली के युवा स्वामी के पीछे खड़ा नहीं होता। चूंकि झेंग परिवार की तीसरी वंशावली ने उसे ढूंढ लिया था, इसलिए हो सकता है कि उन्होंने लियू जी की भी तलाश की हो। और सुनो, हालांकि लिन युआन लियू और लियू जी की सुरक्षा के बारे में चिंतित नहीं था। चूंकि एंडलेस समर उन्हें अंधेरे में सुरक्षा प्रदान कर रहा था, इसलिए इंडिगो एज्योर मार्केट में संभवतः कोई भी ऐसा नहीं था जो उन्हें नुकसान पहुंचा सके। हालांकि लिन युआन के सामने इस बुजुर्ग की उपस्थिति का मतलब था कि जेंग परिवार की तीसरी वंशावली लिसनिंग हेरोन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नियंत्रण में तटीय समुद्र पर कब्जा करने के लिए एक सम्राट श्रेणी के विशेषज्ञ को जुटाने के लिए तैयार थी। यह वस्तुतः झेंग परिवार के तीसरे वंश के दृष्टिकोण को व्यक्त करता है। इसने लिन युआन को इस तटीय समुद्र के प्रति झेंग परिवार के तीसरे वंश के जुनून के बारे में और भी अधिक उत्सुक बना दिया। लिन युआन ने चुपचाप इस युवा मास्टर झेंग को एक मनोरंजक भाव से देखा। बैंगनी बालों वाले युवक ने पहले जो कहा था उसे सुनने के बाद यह भयावह दिखने वाला युवक रॉयल कैपिटल में आयरन वॉल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का समर्थन करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। शीर्ष राजा श्रेणी का विशेषज्ञ जिसे एंडलेस समर ने मार डाला था, संभवतः इस भयावह दिखने वाले युवक द्वारा भी भेजा गया था। जीव मुखौटे में इस युवा की नींव का परीक्षण करने के लिए मुसीबत की तलाश करने की विधि का उपयोग करना चाहता था, लेकिन मुझे बस मुखौटे का उल्लेख करना था। अब जब वेई दाबाओ को पता चल गया है तो मेरे सर्कल के सभी लोग शायद यह भी जान लेंगे। यह समाज में खुद को मरने देने के समान है। जैसे ही जेंग वेनबो बोलने वाला था, लिन युआन बोला, चूंकि आप शर्मीले महसूस कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको इसे खरीदने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। यदि आप इंडिगो एज्योर मार्केट में कुछ खरीदना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप अपनी क्षमता की जांच कर लें, ताकि खुद को शर्मिंदा ना होना पड़े। बेशक किसी भी अन्य चीज के लिए यही तर्क लागू होता है। बोलने के बाद लिन युआन ने ब्लड ब्रू ग्रेप वाइन को एम्बर बटन के आकार के फेस स्टोरेज बॉक्स में रख दिया और दूर चला गया। लिन युआन की बात सुनकर झेंग वेनबो की आंखें गंभीर हो गईं। उसे इस बात से एक रवैया महसूस हो रहा था। ऐसा लगा जैसे लिन युआन ने कभी झेंग वेनबो को अपनी नजरों में नहीं रखा, और यह एक चेतावनी की तरह भी लग रहा था। झेंग वेनबो भले ही झेंग परिवार की तीसरी वंशावली में पैदा हुआ हो, लेकिन वह अभी भी झेंग परिवार का एक युवा मास्टर था। बाहर जाने पर हर कोई उसे यंग मास्टर झेंग कहकर बुलाता था।
लिन युआन के उकसाने पर झेंग वेनबो का गुस्सा भड़क उठा। सीधी पीठ और देवदार की तरह आभा वाले बुजुर्ग ने उस दिशा में देखा जहां लिन युआन ने छोड़ा था और अपना हाथ झेंग वेनबो के कंधे पर रखा। वेनबो, तुमने मास्टर द्वारा दिए गए मिशन के लिए पहले ही अच्छा काम किया है। तुम दुखी क्यों हो? झेंग वेनबो ने गहरी सांस ली। उसका हंस को देखने वाले गिद्ध की तरह थीं। दादाजी जियाओ, क्या आपको उनके पास किसी विशेषज्ञ की उपस्थिति महसूस हुई? बुजुर्ग ने झेंग वेनबो के कंधे पर थपथपाया और कहा, मुझे किसी शक्तिशाली उपस्थिति का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ, जब तक कि दुश्मन मुझसे ज्यादा ताकतवर न हो और जानबूझकर अपनी मौजूदगी छिपा रहा हो। चलो, जाकर मास्टर को रिपोर्ट करते हैं। देखते हैं मास्टर हमें आगे क्या करने को कहते हैं। जेंग वेनबो ने एक भयावह मुस्कान प्रकट की और कहा, उसके पास किसी विशेषज्ञ का संरक्षण नहीं है और वह इतनी अहंकारी बात करने की हिम्मत करता है। मेरे पिता के प्रति मेरी समझ को देखते हुए दादाजी जियाओ आज रात एक और यात्रा करने के लिए परेशान हो सकते हैं। सीधी पीठ वाले बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई परेशानी नहीं, बस ऐसा हुआ कि आज रात कोल्ड स्नो पाइन टूटकर गिरेगा। जैसे ही जेंग वेनबो बुजुर्ग के साथ चले गए, व्हीलचेयर पर बैठा एक युवक दिखाई दिया। उसकी शैतानी मुस्कान और भी चमक उठी। चेहरे पर 3 जख्मों वाला एक आदमी अपाहिज युवक के पीछे खड़ा था। तीसरे युवा मास्टर, हम बहुत देर से बाहर हैं, चलो वापस चलते हैं। दुबले पतले और कमजोर अपंग युवक ने जख्मी आदमी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह बहुत उत्साहित लग रहा था जब उसने कहा, मैंने सुना है कि दूसरा भाई तीसरी वंशावली की तरफ खड़ा है। लगता है कि दूसरा भाई वाकई कड़ी मेहनत कर रहा है। पमास तेती ये साथ है कि आपकी नहर है ना, मैं तो चल भी नहीं सकता। तीसरे युवा मास्टर की बातें सुनकर जख्मी आदमी की पीठ पसीने से भीग गई। उसने जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया और जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसने अपनी सांस को धीमा करने की भी पूरी कोशिश की। व्हील चेयर पर बैठा कमजोर युवक बोलता रहा, मैं चल भी नहीं सकता, लेकिन दूसरा भाई इतनी मेहनत कर रहा है। हे, वह वाकई मेरा अच्छा दूसरा भाई है। जब तीसरे युवा मास्टर ने कहा, अच्छा दूसरा भाई, तो जख्मी आदमी को अचानक अपनी हड्डियों में ठंड महसूस हुई। इस समय कमजोर युवक की शैतानी मुस्कान अचानक गायब हो गई। मुझे दूसरे भाई को भी अपनी ओर से प्रयास करने के लिए मजबूर करना है। कमजोर नौजवान की आंखों में निर्दयता और क्रूरता झलक रही थी। फिर उसने अपनी 6 उंगलियों वाला हाथ आगे बढ़ाया और अपनी हथेली को देखा। पहले आपने कहा था कि जब आपने उस व्यक्ति के खिलाफ क्यूई शक्ति जारी की तो आपकी रक्तवाहिकाएं विपरीत दिशा में बहने लगीं और आपका दिमाग खराब हो गया। मुझे आश्चर्य है कि क्या ऐसी लोहे की प्लेट मेरे दूसरे भाई के लिए इतनी मेहनत करने के लिए पर्याप्त है कि वह अपने पैरों को तोड़ दे। अचानक इंडिगो एजियोर मार्केट में समुद्री हवा का झोंका आया। समुद्री हवा के कारण कमजोर युवक को अचानक खांसी आ गई। खांसते समय उसकी निर्दयी आंखें छेड़ की तरह हल्की हो गईं। हवा चल रही है, मुझे दादाजी के घर ले चलो। बहुत समय हो गया जब मैंने अपने दादाजी के साथ शतरंज खेला था। जख्मी आदमी ने अपना सिर नीचे कर लिया, जबकि उसकी नाक के आगे पसीना जमा हो गया और जमीन पर टपकने लगा, जिससे हल्की सी छींटें पड़ने लगीं। तीसरे युवा मास्टर का आदेश प्राप्त करने के बाद उसने तुरंत जवाब दिया, हाँ तीसरे युवा मास्टर। जैसे ही लिन युआन इंडिगो एजियोर मार्केट का पता लगाने की तैयारी कर रहा था, उसने अचानक लियू जी और लियू जी को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा। वे काफी चिंतित लग रहे थे। युआन ने लियू जी और लिसन को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा और वह उनसे मिलने के लिए आगे बढ़ा और सोचा, क्या सैंकिताजेंग परिवार के तीसरे वंश के लोग वास्तव में लियू जी और लिसन से परेशानी मोल लेने गए थे? जैसे ही लिन युआन पूछने वाला था, लियू जी ने कुछ आग्रह के साथ कहा, लिन युआन, हमारे साथ आओ, वहां पर्वत युक्त भ्रूण का एक टुकड़ा है। जब उसने यह सुना तो उसकी पुतलियां जोर से सिकुड़ गईं और उसकी आंखें खुशी से भर गईं। लिन युआन के पास अब कुल 4 फैंटेसी ब्रीड फे थे, सोर्स सैंड, जैस्मीन लिली, रेड थॉर्न एंड चिमी। फैंटेसी ब्रीड फे में रूपांतरित होने के बाद चिमी की गुणवत्ता में सुधार हुआ था, इसलिए लिन युआन को अब इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। जब तक लिन युआन अपने स्वर्ग और पृथ्वी फे फीनिक्स पर्चिंग चाइनीज पैरासोल ट्री के लिए पर्याप्त अजीब लपटें प्रदान कर सकता था, तब तक चिमी को फैंटेसी वी तक बढ़ाना संभव था। लिन युआन को रेड थॉर्न के बारे में भी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। जब तक रेड थॉर्न खाना जारी रखेगा, उसे जल्द या बाद में फैंटेसी आई से पदोन्नत किया जा सकता है। हालांकि जैस्मीन लिली और सोर्स सैंड के फैंटेसी ब्रीड बनने के बाद लिन युआन ने गुणवत्ता सुधार के मामले में ज्यादा कुछ नहीं किया। लिन युआन सी रैंक स्पिरिट क्यूई प्रोफेशनल रैंक पर अटका हुआ था। वह एक काल्पनिक नस्ल फे की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए सी रैंक स्पिरिट क्यूई प्रोफेशनल की आध्यात्मिक शक्ति पर
कोई फायदा नहीं हुआ। उसने कोई रास्ता सोचने की कोशिश की थी, लेकिन काल्पनिक नस्लों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ये खजाने बहुत दुर्लभ थे। लिन युआन उन्हें खोजने में सक्षम नहीं था, भले ही उसने ऐसा करने की कोशिश की हो। लियू जी ने जिस पर्वतयुक्त भ्रूण का उल्लेख किया था, वह एक प्रकार का खजाना था जो पृथ्वी प्रकार की काल्पनिक नस्ल के जीवों और स्रोत प्रकार के जीवन रूपों को बढ़ा सकता था, और इसे एक दुर्लभ रणनीतिक श्रेणी का संसाधन माना जाता था। यद्यपि स्रोत रेत रेत तत्व की थी, इसे पृथ्वी तत्व का एक प्रकार भी माना जाता था, और यह उसी तत्व से संबंधित थी। बेशक माउंटेन कंटेनिंग एम्ब्रियो जैसे रणनीतिक श्रेणी के संसाधनों ने न केवल पृथ्वी प्रकार के काल्पनिक नस्ल के फेय और स्रोत प्रकार की वस्तुओं की गुणवत्ता को बढ़ाया। इस पर्वत युक्त भ्रूण का उस पर सबसे बड़ा उपयोग फैंटेसी एक से स्रोत रेत को बढ़ावा देना था। लिन युआन, लियूजी और लिसन जल्दी से उस स्टॉल की ओर बढ़े जहां माउंटेन कंटेनिंग एम्ब्रियो दिखाई दिया। स्टॉल पर पहुंचने से पहले लिन युआन ने देखा कि उसके आसपास बहुत से लोग इकट्ठे हुए हैं। यह स्थिति देखकर लिन युआन थोड़ा चिंतित हो गया। उसने देखा कि ज्यादातर लोग मौज मस्ती देख रहे थे। उसने, लियूजी और लिसन ने भीड़ को किनारे धकेलकर अंदर घुसने की कोशिश की। वह भीड़ से बाहर निकला और स्टॉल के बगल में लेन देन के स्थान पर पहुंच गया। उसी समय लिन युआन ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी एपिस के माध्यम से एक भूरे पीले गोलाकार वस्तु की सावधानीपूर्वक जांच कर रहा था, जिसका आकार मुट्ठी के आधे आकार का था। यह भूरे पीले रंग की गोलाकार वस्तु बहुत ही अगोचर थी, आलू की तरह। यह बूढ़े आदमी के हाथों में धीरे धीरे धड़क रही थी, जैसे कि कोई जीवन भ्रूण हो। स्टॉल का मालिक मोटा था। जब उसने लिन युआन, लियूजी और लिसन को भीड़ से निकलकर उसके स्टॉल के सामने ट्रेडिंग एरिया में आते देखा, तो उसने उन्हें याद दिलाया, अगर आप व्यापार करने की योजना बना रहे हैं तो आप मेरे स्टॉल पर ये 3 आइटम देख सकते हैं। मैं सिर्फ रणनीतिक क्लास के खजाने, फय, आध्यात्मिक सामग्री और स्रोत प्रकार के जीवन रूपों का आदान प्रदान करता हूं। लेकिन सुनो, केवल रणनीतिक श्रेणी वाले। जब लिन युआन ने बॉस की याद दिलाई, तो उसने जवाब दिया, मैंने सुना है कि आपके पास माउंटेन कंटेनिंग एम्ब्रियो का एक टुकड़ा है। यह ऐसी चीज है जिसकी मुझे सख्त जरूरत है, इसलिए मैं इसे देखने के लिए यहां आया हूं। यह सुनकर इस मोटे स्टॉल मालिक ने उन्हें आगे बढ़ने का इशारा किया और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तो फिर आप ऐसा करने से पहले मास्टर जिंग लियू के इस पर्वतयुक्त भ्रूण को देखने का इंतजार करेंगे। अन्य 2 वस्तुएं माउंटेन कंटेनिंग एम्ब्रियो जितनी दुर्लभ नहीं हैं, लेकिन वे भी अच्छी हैं। आप उन्हें खुद देख सकते हैं। बोलते समय मोटे स्टॉल मालिक ने लिन युआन को ध्यान से देखा। उसकी नजर जानबूझकर लिन युआन के चेहरे पर पहने हुए मुखौटे पर कुछ सेकंड तक टिकी रही। फिर उसने अपनी नजरें हटा लीं। लिन युआन ने अपना सिर नीचे किया और स्टॉल पर रखी अन्य 2 वस्तुओं पर सरसरी निगाह डाली। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हालांकि उसने देखा कि बूढ़े व्यक्ति, मास्टर जिंग लियू, ने पर्वतयुक्त भ्रूण का निरीक्षण पूरा करने का कोई संकेत नहीं दिया था। लिन युआन ने स्टॉल पर रखी 3 वस्तुओं की जांच करने के लिए मॉर्बियस के सच्चे डेटा का उपयोग किया, और उन्होंने उसकी निगाहें आकर्षित कर लीं। उसका ध्यान पर्वतयुक्त भ्रूण पर नहीं था, जो स्रोत रेत को एक काल्पनिक नस्ल में रूपांतरित करने और उसकी गुणवत्ता बढ़ाने की अनुमति दे सकता था, बल्कि यह परी जैसी गोलाकार स्रोत प्रकार की जीवन प्रकृति थी। यह केवल एक अंगूठे के आकार का था और बिल्कुल भी विशिष्ट नहीं था। हालांकि लिन युआन को उम्मीद नहीं थी कि यह वास्तव में एक परी स्रोत प्रकार का जीवन रूप होगा, जो एक मौलिक स्रोत प्रकार के जीवन रूप जितना दुर्लभ होगा। लिन युआन भी एक अनुभवी व्यक्ति था, और वह साधारण परिस्रोत प्रकार के जीवन रूपों की ओर इतना आकर्षित नहीं होता। लियू जी की अनुबंधित कीट रानी सिर्फ एक परिस्रोत प्रकार का जीवन रूप थी। हालांकि लिन युआन ने कीट रानी का असली रूप तभी देखा था जब वह युद्ध में उतरी थी, लेकिन उसे पहले से ही परिस्रोत प्रकार के जीवन रूपों की पर्याप्त समझ थी। उसके सामने मौजूद इस परिस्रोत प्रकार के जीवन रूप ने उसका ध्यान आकर्षित किया था, क्योंकि यह चूस के लिए बहुत उपयुक्त था। यह बस उसकी आयरन बकेट सिस्टर प्लान 3.0 के लिए एक स्रोत प्रकार का जीवन रूप था। वह इस परिस्रोत प्रकार के जीवन रूप के साथ आधिकारिक तौर पर उस योजना को लॉन्च कर सकता था। इस परिस्रोत प्रकार के जीवन रूप में कठोर अनुबंध की शर्तें हो सकती हैं, लेकिन लिन युआन के लिए यह बिल्कुल भी प्रयास नहीं था। जब बॉस ने लिन युआन को लगातार परी गोलाकार स्रोत प्रकार के जीवन रूप को घूरते हुए देखा, तो उसने भी लिन युआन को नजरअंदाज कर दिया और उसे आइटम से परिचित नहीं कराया। वह बस शांति से वहां बैठे रहे, इस मुद्रा में कि मेरे पास अच्छी चीजें हैं और मैं उन्हें बेच पाने में असमर्थ होने के बारे में चिंतित नहीं हूं। लिन युआन स्वाभाविक रूप से चूसी के लिए ये इस तरह के उपयुक्त स्रोत प्रकार के जीवन रूप को जाने नहीं देगा, क्योंकि उसे एक मिल गया था। उसने मोटे बॉस से कहा, जिसके चेहरे पर संतुष्टि थी, बॉस, बीच में इस आइटम के लिए एक कीमत बताएं।
मोटे मालिक ने अपने बड़े पेट पर हाथ फेरते हुए जवाब दिया। मैं मोल तोल करने से इनकार करता हूं। चूंकि आप बीच वाली वस्तु के लिए व्यापार करना चाहते हैं, इसलिए आपको यह भी पता होना चाहिए कि वह क्या है। इसलिए आपको अनुमानित कीमत भी पता होनी चाहिए। यह कहने के बाद मोटा बॉस असामान्य रूप से विनम्रता से मुस्कुराया और मुस्कुराया। उसने एक और वाक्य जोड़ा, जिससे लिन युआन का गला थोड़ा घुट गया। आप सिर्फ एक बार ही कीमत बता सकते हैं। अगर मैं इससे संतुष्ट हो जाऊंगा तो मैं आपके साथ इसे बदल दूंगा। अन्यथा यह वस्तु आपके भाग्य में नहीं है। चाहे वह सामान्य लेन देन हो या उसके परचेज विद नो लॉस स्टोर में ट्रेडिंग समाचार जारी होना, लिन युआन एक बॉस की तरह था। इसलिए उसने नहीं सोचा था कि उसके साथ अभी ऐसा व्यवहार किया जाएगा। सूरजमुखी। लिन युआन को अब अंततः समझ में आ गया कि मोटे मालिक के स्टॉल के सामने खड़े अधिकांश लोग मजाक क्यों देख रहे थे, लेकिन व्यापार करने के लिए आगे क्यों नहीं आए। यदि उनका प्रस्ताव मोटे बॉस को मंजूर नहीं हुआ तो उन्हें आगे बातचीत करने का मौका भी नहीं मिलेगा। बॉस, इस परिस्रोत प्रकार के जीवन रूप की अनुबंध स्थिति बहुत कठिन है। अगर हम इस स्रोत प्रकार के जीवन रूप की मदद करने के लिए शिखर वर्ग 4 क्रिएशन मास्टर नहीं ढूंढ पाते हैं, तो भले ही हम इसे अनुबंधित कर लें, किसी ने फिर भी यह दोषपूर्ण होगा। जब मोटे बॉस ने लिन युआन को यह कहते सुना तो उसकी आंखें घूम गईं। अगर अनुबंध की शर्तें न होतीं, तो मैं इस परिस्रोत प्रकार के जीवन रूप को व्यापार के लिए नहीं ले जाता। लेकिन भले ही आपको शीर्ष श्रेणी 4 क्रिएशन मास्टर न मिले, आप थोड़े प्रयास से कक्षा 4 क्रिएशन मास्टर ढूंढकर इस परिस्रोत प्रकार के जीवन रूप को अनुबंधित कर सकते हैं। लियूजी और लिसन, जो लिन युआन के पास खड़े थे, हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि लिन युआन और इस स्टॉल मालिक के बीच क्या चल रहा है। जब लिन युआन ने इस मोटे मालिक की बातें सुनी तो उसने अपना सिर हिलाया और उसके बयान को स्वीकार नहीं किया। ट्रू डेटा के तहत इस परिस्रोत प्रकार के जीवन रूप बर्निंग सनफ्लावर की अनुबंध स्थिति बहुत खास थी। इसे सीधे तौर पर किसी आत्मा क्यूई पेशेवर द्वारा अनुबंधित नहीं किया जा सकता था और पहले इसे सामान्य फय की तरह पोषित किया जाना था। जब इसे कांस्य किंवदंती तक पोषित किया गया तो यह पूरी तरह से विकसित हो सकता था। लेकिन केवल जब यह कांस्य महाकाव्य तक पहुंच गया तो आत्मा क्यूई पेशेवर इसे अनुबंधित कर सकते थे, जो इसकी क्षमता को बर्बाद करने की एक तरह की विधि थी। यदि ठेकेदार ने इसे अनुबंधित करने का निर्णय लिया तो अनुबंध के बाद काले हरे परी गेंद के समान जलते हुए सूरजमुखी में ज्वाला जैसा फूल खिलेगा, जिसमें से एक जलती हुई सूरजमुखी आत्मा विकसित होगी। जलता हुआ सूरजमुखी क्रिस्टलीकृत हो जाएगा और जलती हुई सूरजमुखी आत्मा के लिए विश्राम स्थल बन जाएगा। उसी समय चलती खिंचती हुई सूरजमुखी आत्मा सामान्य आय से पैने के सामान्य तक पहुंच जाएगी। हालांकि यदि आत्मा क्यूई पेशेवर ने कांस्य लीजेंड में जलते हुए सूरजमुखी को अपनी पूर्ण स्थिति में अनुबंधित किया तो जलते हुए सूरजमुखी में 2 ज्वाला जैसे फूल उगेंगे, जो फिर 2 समान सामान्य बी सामान्य जलते हुए सूरजमुखी आत्माओं को विकसित करेंगे। इन 2 समान जलती हुई सूरजमुखी आत्माओं ने एक ही ग्रेड और इच्छा शक्ति ऋण और कास्ट क्षमताओं को एक साथ साझा किया। यह कहा जा सकता है कि जब ठेकेदार ने ब्रॉन्ज लीजेंड और ब्रॉन्ज एपिक में बर्निंग सनफ्लावर का ठेका लेने का निर्णय लिया तो इसमें बहुत बड़ा अंतर था। लिन युआन की राय में, चाहे यह जलता हुआ सूरजमुखी चूसी के लिए कितना भी उपयुक्त क्यों न हो, वह हार मान लेगा यदि वह चूसी को इसे अनुबंधित करने से पहले इसे अपनी पूर्ण अवस्था तक नहीं पहुंचने दे सकता। इस तरह समझौता करने के बजाय बेहतर होगा कि कोई दूसरा विकल्प चुना जाए जो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर सके। लिन युआन ने इस परिस्रोत प्रकार के जीवन रूप जलते हुए सूरजमुखी के मूल्य का मूल्यांकन किया और एक प्रस्ताव देने वाला था। बूढ़ा आदमी, जो इस पर्वतयुक्त भ्रूण की जांच करने के लिए नीचे झुका हुआ था, खड़ा हुआ और प्रशंसा के साथ बोला, यह पर्वतयुक्त भ्रूण वास्तव में अच्छे पदार्थ होने के योग्य है, जिसे केवल कक्षा 4 के भूमिगत आयामी दरार से ही उत्पन्न किया जा सकता है। मैं 2 युवा एलिमेंटल शेलफिश की पेशकश करूंगा, जिनकी कीमत इस पर्वतयुक्त भ्रूण की तुलना में थोड़ी अधिक है। मोटे बॉस के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। इस बीच लिन युआन को पता चला कि हालात खराब थे। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह बूढ़ा आदमी, जो पहाड़ युक्त भ्रूण को देखने के लिए जमीन पर झुका हुआ था, खड़े होने के बाद एक प्रस्ताव देगा। उसका प्रस्ताव स्पष्ट रूप से पर्वतयुक्त भ्रूण की कीमत से थोड़ा अधिक था। इस मामले में यदि वह जल्दी से नहीं बोलता तो लिन युआन को शायद यह पर्वतयुक्त भ्रूण नहीं मिलता। बॉस, क्या आप मौलिक मोती स्वीकार करते हैं? जब मोटे मालिक ने लिन युआन की बातें सुनी तो उसने तुरंत उसकी ओर देखा और आश्चर्य से पूछा, क्या आप इस परिस्रोत प्रकार के जीवन रूप के लिए मौलिक मोती का आदान प्रदान करना चाहते हैं? यद्यपि एक एकल मौलिक मोती का मूल्य स्रोत प्रकार के जीवन रूप की तुलना में परिस्रोत प्रकार के जीवन रूप से बहुत कम था, फिर भी मौलिक मोती की स्थिति आधारभूत संसाधनों के बीच स्पष्ट रूप से उच्चतर थी। आखिरकार एक ही स्रोत प्रकार के जीवन रूप की बहुत सी सीमाएं थीं और यह बहुत कम लोगों के लिए ही मूल्यवान था। लेकिन दुनिया के ज्यादातर जीवों में प्राकृतिक गुण थे।
कुछ आध्यात्मिक प्रकार, रक्त प्रकार और विष प्रकार के फे के अलावा पर तात्विक मोती का उपयोग करते हैं और उनकी प्राकृतिक विशेषताओं को बढ़ाने और यहां तक कि उनके विकास में मदद करने की काफी संभावना थी। यह कहा जा सकता है कि मौलिक मोतियों की बहुमुखी प्रतिभा और कार्यक्षमता किसी एकल स्रोत प्रकार के जीवन रूप से तुलनीय नहीं थी, जिसकी बहुत सी सीमाएं थीं। बूढ़ा आदमी जिसे मोटा मालिक मास्टर जिंग लियू कहता था, उसका भाषण बाधित होने पर थोड़ा सा भौहें सिकोड़ गया, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं बोला। उसके तुरंत बाद लिन युआन के शब्दों ने मास्टर जिंग लियू को और भी अधिक भौहें सिकोड़ने पर मजबूर कर दिया। मैं इस परिस्रोत प्रकार के जीवन रूप के लिए मौलिक मोती का आदान प्रदान नहीं कर रहा हूं। जैसे ही लिन युआन ने थोड़ा रुक कर बात की, मोटे बॉस ने समय पर प्रतिक्रिया नहीं दी। यदि आप इस परिस्रोत प्रकार के जीवन रूप के लिए मौलिक मोती का आदान प्रदान नहीं कर रहे हैं, तो आपने मुझसे यह क्यों पूछा कि क्या मैं मौलिक मोती स्वीकार करता हूं? मोटे मालिक ने लिन युआन की बातें सुनी और वह दुविधा में पड़ गया। मैं आपके इस पर्वत युक्त भ्रूण के बदले में स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोती का उपयोग करने जा रहा हूं। लिन युआन के शब्दों से आसपास के दर्शक आश्चर्य से चिल्ला उठे। एलिमेंटल शेलफिश द्वारा उत्पादित एलिमेंटल मोती के लिए अत्यधिक शुद्ध स्पिरिट क्यूई की आवश्यकता होती है। स्पिरिट द्रव को तैयार करके और स्पिरिट क्यूई को प्रेरित करके क्लास 3 से ऊपर के क्रिएशन मास्टर एलिमेंटल शेलफिश को एलिमेंटल मोती बनाने में मदद कर सकते हैं। हालांकि ऐसा करने में श्रेणी 3 के सृजन मास्टर्स की गति बहुत धीमी थी और केवल श्रेणी 3 से ऊपर के सृजन मास्टर्स ही सामान्य रूप से मौलिक मोती उत्पन्न कर सकते थे। एलिमेंटल मोती निकालना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन स्वर्गीय युवती ग्रेड एलिमेंटल मोती अलग थे। यह क्लास 4 और उससे ऊपर के क्रिएशन मास्टर्स का पेटेंट था। पर्वत युक्त भ्रूण के लिए निश्चित रूप से बहुत सारे स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोतियों की आवश्यकता होती है, जो यह संकेत दे सकता है कि नकाबपोश युवक के पीछे एक शक्तिशाली सृजन मास्टर अवश्य होगा। मोटे बॉस ने मास्टर जिंग लियू की ओर देखा और पाया कि वह बुरी तरह से भौहें सिकोड़े हुए थे और पर समझ गए कि स्थिति खराब थी। मास्टर जिंग लियू एक उन्नत वर्ग 4 सृजन मास्टर थे। अगर मास्टर जिंग लियू की खुद के बारे में बुरी राय थी, तो यह एक नुकसान होगा। लेकिन एलिमेंटल शेलफिश की तुलना में स्वर्गीय युवती ग्रेड एलिमेंटल मोती मोटे बॉस के लिए थोड़ा अधिक आकर्षक थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि भले ही उसके पास एलिमेंटल शेलफिश हो, वह अधिक से अधिक एलिमेंटल मोती ही उत्पन्न कर सकता था और एलिमेंटल मोती उत्पन्न करने की पूर्व शर्त यह थी कि उसे क्रिएशन मास्टर के निवेश की आवश्यकता थी, ताकि यदि इन क्रिएशन मास्टर्स का उपयोग फे और उनकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए मौलिक मोतियों के पोषण के लिए नहीं किया गया था, तो भी लाभ एलिमेंटल शेलफिश द्वारा उत्पादित मौलिक मोतियों के उपयोग के मूल्य से बिल्कुल भी कम नहीं था। इसलिए मोटा बॉस अभी भी लिन युआन के साथ स्वर्गीय युवती ग्रेड मौलिक मोती का आदान प्रदान करने के लिए इच्छुक था। दुर्भाग्यवश इससे मास्टर जिंग लियू को अवश्य ही ठेस पहुंची, जिनका स्वभाव अच्छा नहीं था और जो अपनी स्पष्ट पसंद नापसंद के लिए जाने जाते थे। मास्टर जिंग लियू द्वारा अनुमोदित लोगों को वे अपने परिवार की तरह मान सकते थे, लेकिन मास्टर जिंग लियू उन लोगों के प्रति कभी भी नरमी नहीं बरतते थे जिनसे उन्हें घृणा होती थी। मोटे बॉस की आंखें घूम गईं और मन में एक विचार आया। यदि उसने इस पर्वत युक्त भ्रूण को, इस नकाबपोश युवक को स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोतियों के बदले में बेच दिया, तो मास्टर जिंग लियू को अपने बारे में बुरा सोचना पड़ सकता है। हालांकि अगर वह मास्टर जिंग लियू को अपने बारे में थोड़ी सी भी राय बनाने में सक्षम हो सके और इस नकाबपोश युवक के प्रति घृणा को स्थानांतरित कर सके, तो स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोतियों के साथ उसका आदान प्रदान करना सार्थक होगा। यह नकाबपोश युवक स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोतियों के बदले में पर्वत युक्त भ्रूण को देने को तैयार था, जिसका अर्थ था कि पर्वत युक्त भ्रूण उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। मोटे बॉस ने लिन युआन को सीधे जवाब नहीं दिया, बल्कि उसकी तरफ देखा और 2 बार पलकें झपकाईं। लिन युआन ने मोटे बॉस को अपनी तरफ पलकें झपकाते देखा और समझ गया कि उसका क्या मतलब था। जब मास्टर जिंग लियू पहले खड़े हुए थे, तो लिन युआन ने मास्टर जिंग लियू की छाती पर क्लास 4 क्रिएशन मास्टर का प्रतीक चिन्ह देखा था। दूसरा सितारा ऊंचा उठ गया, जिसका मतलब था कि मास्टर जिंग लियू एक उन्नत क्लास 4 क्रिएशन मास्टर थे। हालांकि भले ही मास्टर जिंग लियू एक उन्नत क्लास 4 थे, लेकिन वे माउंटेन कंटेनिंग एम्ब्रियो को नहीं छोड़ेंगे, जिसे ढूंढना मुश्किल था। इसके बजाय अपने हाथों में लेने पर अड़े हुए थे। उसी समय लिन युआन मदद नहीं कर सका, लेकिन मास्टर जिंग लियू के हाथों में 2 युवा एलिमेंटल शेलफिश पर अपना ध्यान केंद्रित किया और सोचा, अगर मैं मास्टर जिंग लियू के हाथों में 2 युवा एलिमेंटल शेलफिश प्राप्त कर सकता हूं, तो स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में उनके उत्परिवर्तन को प्रेरित करने के बाद वे बड़ी संख्या में स्वर्गीय युवती ग्रेड एलिमेंटल मोती का उत्पादन कर सकते हैं। उस समय मेरे द्वारा उपयोग किए जा सकने वाले संसाधन बहुत बढ़ जाएंगे। लिन युआन ने एक पल के लिए सोचा और मोटे मालिक से कहा,
मैं इस पर्वत युक्त भ्रूण के बदले में झुलसाने वाले मौलिक शंख द्वारा उत्पादित 200 अग्नि प्रकार के स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोती निकालने को तैयार हूं। यह सुनते ही मोटे बॉस के चेहरे पर आश्चर्य की अभिव्यक्ति दिखाई दी। हालांकि मोटे बॉस ने जल्दी से अपने चेहरे पर खुशी के भाव। यह बहुत शर्मनाक है। मैं मूल रूप से इस अजीब मुखौटे में इस युवा की नींव का परीक्षण करने के लिए मुसीबत की तलाश करने की विधि का उपयोग करना चाहता था, लेकिन मुझे बस मुखौटे का उल्लेख करना था। अब जब वेई दाबाओ को पता चल गया है, तो मेरे सर्कल के सभी लोग शायद यह भी जान लेंगे। यह समाज में खुद को मरने देने के समान है। यदि उसने इस पर्वत युक्त भ्रूण को, इस नकाबपोश युवक को स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोतियों के बदले में बेच दिया, तो मास्टर जिंग लियू को अपने बारे में बुरा सोचना पड़ सकता है। हालांकि अगर वह मास्टर जिंग लियू को अपने बारे में थोड़ी सी भी राय बनाने में सक्षम हो सके और इस नकाबपोश युवक के प्रति घृणा को स्थानांतरित कर सके, तो स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोतियों के साथ उसका आदान प्रदान करना सार्थक होगा। यह नकाबपोश युवक स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोतियों के बदले में पर्वत युक्त भ्रूण को देने को तैयार था, जिसका अर्थ था कि पर्वत युक्त भ्रूण उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। मोटे बॉस ने लिन युआन को सीधे जवाब नहीं दिया, बल्कि उसकी तरफ देखा और 2 बार पलकें झपकाईं। लिन युआन ने मोटे बॉस को अपनी तरफ पलकें झपकाते देखा और समझ गया कि उसका क्या मतलब था। जब मास्टर जिंग लियू पहले खड़े हुए थे, तो लिन युआन ने मास्टर जिंग लियू की छाती पर क्लास 4 क्रिएशन मास्टर का प्रतीक चिन्ह देखा था। दूसरा सितारा ऊंचा उठ गया, जिसका मतलब था कि मास्टर जिंग लियू एक उन्नत क्लास 4 क्रिएशन मास्टर थे। हालांकि भले ही मास्टर जिंग लियू एक उन्नत क्लास 4 थे, लेकिन वे माउंटेन कंटेनिंग एम्ब्रियो को नहीं छोड़ेंगे, जिसे ढूंढना मुश्किल था। इसके बजाय ने हाथों में लेने पर अड़े हुए थे। उसी समय लिन युआन मदद नहीं कर सका, लेकिन मास्टर जिंग लियू के हाथों में 2 युवा एलिमेंटल शेलफिश पर अपना ध्यान केंद्रित किया और सोचा, अगर मैं मास्टर जिंग लियू के हाथों में 2 युवा एलिमेंटल शेलफिश प्राप्त कर सकता हूं, तो स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में उनके उत्परिवर्तन को प्रेरित करने के बाद वे बड़ी संख्या में स्वर्गीय युवती ग्रेड एलिमेंटल मोती का उत्पादन कर सकते हैं। उस समय मेरे द्वारा उपयोग किए जा सकने वाले संसाधन बहुत बढ़ जाएंगे। लिन युआन ने एक पल के लिए सोचा और मोटे मालिक से कहा, मैं इस पर्वत युक्त भ्रूण के बदले में झुलसाने वाले मौलिक शंख द्वारा उत्पादित 200 अग्नि प्रकार के स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोती निकालने को तैयार हूं। यह सुनते ही मोटे बॉस के चेहरे पर आश्चर्य की अभिव्यक्ति दिखाई दी। हालांकि मोटे बॉस ने जल्दी से अपने चेहरे पर खुशी के भाव को छिपाया और चुपके से मास्टर जिंग लियू को देखा। उसने देखा कि मास्टर जिंग लियू ने उसकी तरफ नहीं देखा और राहत महसूस की। मास्टर जिंग लियू ने लिन युआन को लंबे समय तक देखा, आह भरी और कहा, छोटे दोस्त, तुम मुझे यह माउंटेन कंटेनिंग एम्ब्रियो दे दोगे और मैं व्यापार के बाद स्रोत प्रकार के जीवन रूप बर्निंग सनफ्लावर को कांस्य महाकाव्य तक बढ़ाने में तुम्हारी मदद करूंगा। मास्टर जिंग लियू के शब्दों से भीड़ में हंगामा मच गया। अरे क्या क्या हो रहा है, क्या हो रहा है नी? क्या यह बड़े भाइयों के बीच का सौदा है? एक ही बोली में बिना कुछ लिए स्रोत प्रकार के जीवन रूप की गुणवत्ता को कांस्य महाकाव्य तक बढ़ाने का मौका अर्जित करना किस तरह का दिव्य ऑपरेशन है? वह एक उन्नत कक्षा 4 क्रिएशन मास्टर के योग्य है। उसने एक स्रोत प्रकार के जीवन रूप को कांस्य महाकाव्य तक बढ़ाने का मौका दिया। स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोती क्यों नहीं निकाले जाते? अगर कोई नहीं है तो क्या होगा? जैसे ही इस महिला की आवाज सुनाई दी, आसपास के लोगों ने उसे बेवकूफ की तरह देखा। एक उन्नत श्रेणी 4 सृजन मास्टर के सामने क्या वास्तव में दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने एक उन्नत श्रेणी 4 सृजन मास्टर से झूठ बोलने और उसे ठगने का साहस किया? जब लिन युआन ने मास्टर जिंग लियू के शब्द सुने, तो उसने अपना सिर हिलाया और कहा, मास्टर जिंग लियू, पर्वत युक्त भ्रूण मेरी ताकत से संबंधित है। अपनी पहचान के कारण आप स्वाभाविक रूप से जानते हैं कि पर्वत युक्त भ्रूण कितना अप्राप्य है। चूंकि मैंने इसे देखा है, इसलिए मुझे स्वाभाविक रूप से इसके लिए लड़ना होगा और इसे जाने नहीं देना होगा। ऐसा कहने के बाद लिन युआन ने मुट्ठी बांधकर मास्टर जिंग लियू को प्रणाम किया और माफी मांगी। यह सुनकर मास्टर जिंग लियू ने आह भरी और लिन युआन को देखते ही उनके चेहरे पर भाव और भी जटिल हो गए। मास्टर जिंग लियू को वास्तव में इस युवक के प्रति काफी द्वेष महसूस हुआ, जिसने अचानक व्यवधान पैदा कर दिया था और वह उस पर्वत युक्त भ्रूण को छीनना चाहता था जो उसके हाथ लगने वाला था। हालांकि यह बोली व्यापार केवल इस बात की प्रतिस्पर्धा थी कि कौन कुछ बेहतर निकालेगा। मास्टर जिंग लियू की राय में, यदि यह उनकी अपनी पसंद होती, तो भले ही 2 युवा एलिमेंटल शेलफिश और 200 स्वर्गीय युवती ग्रेड एलिमेंटल मोती समान मूल्य के होते, तो वे पहले वाले की बजाय बाद वाले को चुनने में संकोच नहीं करते। इस प्रकार मास्टर जिंग लियू ने जलते हुए सूरजमुखी को कांस्य महाकाव्य तक बढ़ाने की पेशकश की थी। अस्वीकृति सुनने के बाद मास्टर जिंग लियू के दिल में आग भड़क उठी। हालांकि
इस नकाबपोश युवक का उनके प्रति विनम्र और सम्मानजनक रवैया देखकर मास्टर जिंग लियू इस गुस्से को बाहर नहीं निकाल सके। यह कहना जरूरी था कि लिन युआन के रवैये ने मास्टर जिंग लियू पर थोड़ा अच्छा प्रभाव डाला था। फिर भी उसकी नफरत इस अच्छे प्रभाव से थोड़ी ज्यादा थी। इसलिए मास्टर जिंग लियू ने लिन युआन को नाराजगी से देखा। इसे भूल जाओ। मुझे यह पर्वतयुक्त भ्रूण, इसकी शुद्ध राजसी पृथ्वी ऊर्जा और ले लाइन जड़ों की आभा के लिए चाहिए। चूंकि यह मेरे भाग्य में नहीं है, इसलिए मैं वापस जाऊंगी और दो युवा एलिमेंटल शेलफिश को मोटी पृथ्वी शेलफिश में परिवर्तित करने और स्वर्गीय युवती ग्रेड एलिमेंटल मोतियों का पोषण करने के लिए प्रेरित करूंगी। मैं लाइन जड़ों की आभा के लिए एक तरीका सोचूंगा। मुझे माउंटेन कंटेनिंग एम्ब्रियो की जरूरत नहीं है। जब लिन युआन ने मास्टर जिंग लियू की बातें सुनी तो उसे अचानक लगा कि वह थोड़ा प्यारा है। साथ ही उसने देखा कि मास्टर जिंग लियू एक छिपे हुए बकबक करने वाले व्यक्ति लग रहे थे, क्योंकि वह शब्दों की एक लंबी श्रृंखला बोल रहे थे। उनके अंतिम शब्दों का अर्थ स्कूल में किसी सहपाठी से कॉमिक्स पुस्तकें उधार लेने जैसा था, लेकिन सहपाठी उधार देने को तैयार नहीं था। उनमें से एक व्यक्ति स्पष्ट रूप से कॉमिक पुस्तक पढ़ना चाहता था। फिर भी उसने कहा कि उसके पास पढ़ने के लिए एक उपन्यास है और उसे कॉमिक पुस्तकें पढ़ने में कोई रुचि नहीं है। कितना बूढ़ा और घमंडी आदमी है। लिन युआन अभी भी मास्टर जिंग लियू के हाथों में दो युवा एलिमेंटल शेलफिश के बारे में सोच रहा था। मास्टर जिंग लियू को यह कहते हुए सुनकर कि वह पृथ्वी प्रकार के मौलिक मोती उगाना चाहता है, लिन युआन ने जल्दी से कहा, मास्टर जिंग लियू, मेरे पास कुछ स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोती हैं। क्या मैं उनमें से 200 निकालकर आपके दो युवा मौलिक शंखों के बदले में ले लूं? यह मेरी माफी भी है। मास्टर जिंग लियू, जो अभी भी लिन युआन से कुछ हद तक परेशान थे, यह सुनकर स्तब्ध रह गए। इस नकाबपोश युवक का क्या मतलब था? वह वास्तव में मेरे साथ आदान प्रदान करना चाहता है मुझसे पर्वतयुक्त भ्रूण छीनने के बाद अब वह मेरे शिशु अवस्था के मौलिक शेलफिश पर लालच कर रहा है। क्या यह बहुत ज्यादा नहीं है? मास्टर जिंग लियू का हृदय भले ही प्रतिरोध दिखा रहा था, लेकिन उनका शरीर पूरी तरह से तैयार था। यद्यपि वह एक उन्नत श्रेणी 4 सृजन मास्टर था, फिर भी उसे मोटी पृथ्वी तत्वीय शंख से 200 स्वर्गीय युवती श्रेणी के तत्वीय मोती बनाने में बहुत प्रयास और बहुत लंबी अवधि लगी होगी। इसके अलावा लिन युआन ने अपने दो शिशु अवस्था वाले एलिमेंटल शेलफिश के बदले में 200 स्वर्गीय युवती ग्रेड मोती का उपयोग करके उससे माफी मांगी थी। यह तो बहुत ही ईमानदारी थी। मास्टर जिंग लियू ने सीधे तौर पर कहा, इस बूढ़े को आपके बारे में अच्छी धारणा है। चूंकि यह मामला है, इसलिए मैं आपके साथ व्यापार करने के लिए सहमत हूं और मैं अभी भी इस जलते हुए सूरजमुखी को कांस्य महाकाव्य में बढ़ाने में आपकी मदद करूंगा। लिन युआन ने जल्दी से अपने हाथों को कप में भरकर सिर झुकाया। मास्टर की दयालुता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मुझे ऐसे छोटे मोटे मामलों के लिए मास्टर को परेशान नहीं करना चाहिए। अगर मास्टर को अभी भी स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोती की जरूरत है, तो आप सीधे इस जूनियर की तलाश कर सकते हैं। बयान खत्म करने के बाद लिन युआन ने अपना हाथ घुमाया, बटन के आकार के फेयर स्टोरेज बॉक्स से एक बड़ा ब्रॉकेट बॉक्स निकाला और इसे मास्टर जिंग लियू को सौंप दिया। मास्टर जिंग लियू ने देखने के लिए बॉक्स खोला और उन्हें गिनने से पहले ही उसे बंद कर दिया। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मोती की रोशनी अंदर से सुरक्षित और बह रही है। रंग हल्का लेकिन साफ है। अग्नि तत्वों ने रंग के छिद्रों को भर दिया है। ये स्वर्गीय युवती श्रेणी के तात्विक मोती जो आपने सौंपे हैं, अन्य स्वर्गीय युवती श्रेणी के तात्विक मोतियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। यह कहने के बाद मास्टर जिंग लियू ने अपना मोबाइल फोन निकाला और लिन युआन का फोन नंबर मांगने की पहल की। फिर उन्होंने दो शिशु अवस्था वाले एलिमेंटल शेलफिश को प्लेटिनम फेस स्टोरेज बॉक्स में रखा और फिर उन्हें लिन युआन को सौंप दिया। लिन युआन ने फेस स्टोरेज बॉक्स के अंदर एलिमेंटल शेलफिश की जांच भी नहीं की और बस उन्हें अपने बटन के आकार के फेस स्टोरेज बॉक्स के अंदर संग्रहित कर दिया। मास्टर जिंग लियू ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा, तुम अच्छे बच्चे हो। ये बूढ़ा तुम्हें पसंद करता है। बोलने के बाद मास्टर जिंग लियू मुड़े और स्टॉल से बाहर चले गए। उस समय लिन युआन को एहसास हुआ कि सभी दर्शक और स्टॉल के मोटे मालिक, जिसमें लिसन और लियू जी भी शामिल थे, सभी उसे ऐसे देख रहे थे जैसे कि वह कोई अमर हो। लिन युआन असहाय था क्योंकि उसने बस एक और ब्रॉकेट बॉक्स निकाला जो 200 स्वर्गीय युवती ग्रेड मौलिक मोतियों से भरा था। लिन युआन ने ब्रॉकेट बॉक्स मोटे बॉस को सौंप दिया। फिर उसने स्टॉल पर जलते हुए सूरजमुखी को देखा और मोटे बॉस से पूछा, बॉस, मुझे आश्चर्य है कि मैं आपके साथ इस स्रोत प्रकार के जीवन रूप के लिए व्यापार करने के लिए किन संसाधनों का उपयोग कर सकता हूं। बोलते समय लिन युआन ने अपना हाथ ऊपर उठाया और अपने सिर के पिछले हिस्से को रगड़ा। दो शिशु अवस्था वाले एलिमेंटल शेलफिश और माउंटेन कंटेनिंग एम्ब्रियो के बदले में लिन युआन को एहसास हुआ कि अब वह एक कंगाल बन चुका है। स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में उसने जितने भी स्वर्गीय युवती श्रेणी के अग्नि तत्व मोती एकत्र किए थे, वे सभी वे थे जिन्हें ट्विन रेड पैगोडा ने अवशोषित नहीं किया था।
लियू जी और लिसन को दिए गए 60 अतिरिक्त मोतियों को छोड़कर उसने 400 मोती और खर्च कर दिए थे, जिससे उसके पास कुछ भी नहीं बचा। लिन युआन ने रणनीतिक श्रेणी के संसाधनों के लिए 400 स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोतियों का इस्तेमाल किया होगा। फिर भी, भले ही लिन युआन को भूख से मरना पड़े, वह इन रणनीतिक श्रेणी के संसाधनों का व्यापार नहीं करना चाहेगा। लिन युआन को एहसास हुआ कि जब उसके पास अधिक संसाधनों पर नियंत्रण था तो उसकी संचय करने की प्रवृत्ति गंभीर हो रही थी। जब उसके हाथ में कोई अच्छी चीज होती तो लिन युआन को उसे अपने साथियों को देने में कोई तकलीफ नहीं होती। हालांकि अगर लिन युआन उन्हें बेच देता तो उसे ऐसा ही लगता जैसे कोई उसका मांस काट रहा हो। मोटे बॉस के चेहरे पर अब ऐसा भाव नहीं था जैसे कि कुछ भी मायने नहीं रखता। उसने जल्दी से और जोश से लिन युआन से ब्रोकेट बॉक्स लिया। फिर उसने धीरे से ब्रोकेट बॉक्स का ढक्कन खोला और अंदर रखे स्वर्गीय युवती ग्रेड एलिमेंटल मोतियों की गिनती शुरू की। गिनती पूरी करने के बाद मोटे बॉस ने अपनी उंगलियों की नोक को रगड़ा, जैसे कि वह स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोतियों की बनावट को याद कर रहा हो जिन्हें उसने अभी अभी छुआ था। मोटे बॉस के चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान आ गई, हालांकि उसे तुरंत ही उस विचार से चुभन महसूस हुई जो उसने अभी अभी सोचा था। युवा भाई, यह स्रोत प्रकार की। क्या मैं आपके साथ संपर्क भी बदल सकता हूं? अगर मुझे भविष्य में कोई और अच्छी चीज मिलती है तो मैं आपके साथ और अधिक स्वर्गीय युवती ग्रेड मौलिक मोती के लिए व्यापार करना चाहता हूं। लिन युआन ने नहीं सोचा था कि उसे इतनी अच्छी परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। उसका फोन नंबर कब इतना मूल्यवान हो गया? संपर्क जानकारी के आदान प्रदान ने वास्तव में उसे एक स्रोत प्रकार की परी के लिए व्यापार करने की अनुमति दी। लिन युआन ने 2 और शिशु अवस्था एलिमेंटल शेलफिश प्राप्त की थी और उन्हें स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र के अंदर अधिक स्वर्गीय युवती ग्रेड एलिमेंटल मोती का उत्पादन करने के लिए उत्परिवर्तित कर सकता था। वे एलिमेंटल मोती तब उसके रणनीतिक श्रेणी के संसाधनों का भंडार बन जाएंगे। दूसरों की नजर में लिन युआन को शायद लाभ नहीं हो रहा था और वास्तव में उसे थोड़ा नुकसान हो रहा था। हालांकि लिन युआन को लगा कि एक बार जब वह उन शिशु अवस्था वाले एलिमेंटल शेलफिश का पालन पोषण करेगा और उन्हें कुछ दिनों के लिए स्पिरिट लॉक स्पैटियल जोन में रखेगा तो वह सब कुछ वापस कमा लेगा। लिन युआन 2 शिशु अवस्था वाले एलिमेंटल शेलफिश को मोटी धरती एलिमेंटल शेलफिश में विकसित करने और उत्पादित एलिमेंटल मोतियों का एक हिस्सा संग्रहित करने की योजना बना रहा था। वह उन्हें अपने अनुबंधित स्रोत प्रकार के जीवन रूप सोर्स सैंड को खिलाने जा रहा था। दरअसल लिन युआन को सोर्स सैंड की गुणवत्ता को काल्पनिक नस्ल में अपग्रेड करने के लिए उसे माउंटेन कंटेनिंग एम्ब्रियो का उपयोग करने की भी आवश्यकता नहीं थी। बहुत सारे कीमती आध्यात्मिक तत्व थे जो सोर्स सैंड को काल्पनिक नस्ल में अपग्रेड कर सकते थे और आगे भी अपग्रेड करना जारी रख सकते थे। हालांकि माउंटेन कंटेनिंग एम्ब्रियो एक रणनीतिक श्रेणी का खजाना था जो भूमिगत में कई वर्षों के परिवर्तन के बाद बना था। वे केवल कक्षा 4 के भूमिगत आयामी दरारों में पाए जा सकते थे, जहां पृथ्वी पर्वत श्रृंखलाओं को निगल जाती थी। माउंटेन कंटेनिंग एम्ब्रियो में पर्वत श्रृंखलाओं की परिवर्तन क्षमता थी। यह परिवर्तन क्षमता सोर्स सैंड के 2 विल पावर रून्स के साथ बहुत संगत थी। इसे सोर्स सैंड द्वारा धीरे धीरे समझा और अवशोषित किया जा सकता था। लिन युआन स्रोत रेत की परिवर्तन क्षमता को बढ़ाने के लिए माउंटेन कंटेनिंग भ्रूण का उपयोग करना चाहता था, जब इसे फैंटेसी आई में अपग्रेड किया गया था। यद्यपि इसके लिए भारी मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता होगी, लिन युआन को लगा कि यदि उसके परी की ताकत बढ़ानी है तो यह लागत उचित होगी। लिन युआन ने मोटे बॉस के साथ फोन नंबरों का आदान प्रदान करने के बाद वाले को अब स्रोत प्रकार के जीवन रूप को देने में कोई परेशानी महसूस नहीं हुई। मोटे मालिक की राय में, अगर यह नकाबपोश युवक उसके स्टॉल के सामने 400 स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोती लाने में सक्षम था, तो इसका मतलब था कि इस युवक की पृष्ठभूमि बहुत बड़ी थी। आखिरकार, किसी की पृष्ठभूमि इस बात से देखी जा सकती है कि वह कितने संसाधनों का उपयोग कर सकता है। एक कहावत है, जब एक कटोरा पानी से भर जाता है तो शेष को आधार कहा जाता है। यदि यह नकाबपोश युवक 400 स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोतियों का व्यापार कर सकता है तो इसका मतलब यह है कि नकाबपोश युवक के संसाधनों के अधिशेष हिस्से का उपयोग उसकी इच्छानुसार किया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध बनाना स्वाभाविक रूप से एक बड़ा लाभ होने वाला था। भले ही कोई वास्तविक मदद न हो, लेकिन स्वर्गीय युवती ग्रेड मौलिक मोती के लिए व्यापार करने के लिए एक स्थिर चैनल होना एक बड़ा लाभ होगा। लिन युआन व्यापार के बाद बहुत अच्छे मूड में था। अब वह अंततः सोर्स सैंड की गुणवत्ता को उन्नत करना शुरू करने में सक्षम था। उसी समय लिन युआन पत्ती के आकार के फेस स्टोरेज बॉक्स के अंदर रेड थॉर्न को गोल्ड वाटर वर्ल्ड डायमेंशनल लाइफ फॉर्म को निगलते हुए महसूस कर सकता था। लिन युआन ने सोचा नहीं था कि वह सीधे दृश्य को देख सकता है। लिन युआन ने अचानक अपने विचारों पर विचार किया। क्या मैं वास्तव में एक अच्छा पिता हूं जो रेड थॉर्न को ऐसी बदबूदार चीजें खाने देता हूं?
लियू जी और लिसन आंखों से बातचीत कर रहे थे। जब लियू जी ने देखा कि लिसन उसे आंखों से इशारे कर रहा है, तो लियू जी ने कहा, मैं सच सच बता दूंगा, मुझे किसी चीज के लिए व्यापार करने का मौका नहीं मिला। बोलने के बाद उसने सोने के धागे से बना थैला निकाला, जिसमें 30 स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोती थे। जवाब में सुनो ने भी वैसा ही किया और कहा, यह मेरे लिए भी वैसा ही है। यह देखकर लिन युआन ने पूछा, क्या व्यापार के लिए कोई उपयुक्त संसाधन नहीं थे? लियू जी और लिसन ने सिर हिलाया और सहमति जताई। लिसन सबसे पहले बोलने वाले थे। स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोती को मूल्यवान रणनीतिक श्रेणी के संसाधन माना जाता है। अगर मैं व्यापार करना भी चाहूं, तो मैं केवल उसी मूल्य के संसाधनों के लिए व्यापार कर पाऊंगा। मुझे लगता है कि यह लाभ नहीं होगा। लियू जी ने सहमति जताई। मुझे भी यही लगता है। उन रणनीतिक श्रेणी के संसाधनों की तुलना में स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोती व्यापार में उपयोग करने के लिए अधिक सुविधाजनक हैं। इन मौलिक मोतियों को अपने पास रखना अधिक सार्थक होगा। जब लिन युआन ने लियू जी और लिसन से जवाब सुना, तो उसे अंततः समस्या समझ में आ गई। उसने कभी भी स्वर्गीय युवती श्रेणी के मोतियों को बहुत महत्व नहीं दिया था और उन्हें उसी मूल्य के रणनीतिक श्रेणी के संसाधनों के बदले में इस्तेमाल करता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जानता था कि मोतियों को प्राप्त करना कितना आसान था। उसे बस एक रात अपने बिस्तर पर सोना था और अगले दिन वह स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में काफी मोती इकट्ठा करने में सक्षम हो जाएगा। हालांकि सुनो और लियू जी स्वर्गीय युवती ग्रेड मौलिक मोती के मूल्य को देखने के लिए एक नियमित व्यक्ति के कोण में खड़े थे। ऐसी तुलना करने पर लिन युआन को लगा कि वह वास्तव में एक अपव्ययी व्यक्ति था। इसके तुरंत बाद लिन युआन को एहसास हुआ कि लियू जी और लियू जी के बीच बातचीत बहुत अजीब लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि उन्हें बोलने में दिक्कत हो रही थी। लियू जी ने दबी हुई आवाज में कहा, अगर ऐसा है तो चूंकि हम दोनों ने किसी भी चीज के लिए व्यापार नहीं किया है, इसलिए यह एक ड्रॉ है। लियू जी का बयान सुनकर लिसन ने राहत की सांस ली। लेकिन लियू जी का अगला बयान सुनकर लिसन को खांसी आने लगी। क्योंकि हम दोनों असफल हुए, इसलिए हम दोनों हार गए। लिनू ने अचंभित भाव से लियू जी को देखा और पूछा, बड़े भाई लियू, आपको ऐसा क्यों नहीं लगता कि हम दोनों जीत गए? लियू जी ने अपना सिर हिलाया और गहरी आवाज में कहा, चूंकि हम किसी भी चीज के लिए व्यापार नहीं कर पाए, इसका मतलब है कि हम हार गए। चूंकि हम हार गए, इसलिए हमें एक साथ सजा भुगतनी होगी। लियू जी को संदेह से देखते हुए लियू ने पूछा, बड़े भाई लियू, क्या आपको मसालेदार खाना पसंद है? इसलिए आप चाहते हैं कि मेरे जैसा कोई व्यक्ति जो खट्टा खाना पसंद करता है, आपके साथ मसालेदार खाना खाए? लियू जी ने अप्रिय लहजे में जवाब दिया, भले ही मुझे मसालेदार खाना पसंद हो, लेकिन मैं प्लैटिनम घोस्ट पेपर नहीं खाऊंगा, है ना? तो इस तरह से हम प्लैटिनम घोस्ट पेपर को बांट लेंगे। लियू जी की प्रतिक्रिया सुनने के बाद लियू जी को लगा कि लियू जी उसके दया मांगने का इंतजार कर रही है। इसलिए लियू ने अपने दांत पीसते हुए कहा, चूंकि बिग ब्रदर लियू इतने निष्पक्ष और न्यायप्रिय हैं, इसलिए हमें घोस्ट पेपर खाने के बाद दूध न पीने और ठंडा कोला पीने का अपना वादा निभाना चाहिए। हालांकि लिन युआन को शर्त की सटीक शर्त का पता नहीं था, लेकिन उन्होंने उनकी बातचीत से अनुमान लगाया कि दोनों ने शर्त लगाई थी और उनका दांव प्लेटिनम घोस्ट पेपर था। लिन युआन को लगा कि लियू जी और लियू जी वास्तव में बहादुर योद्धा थे। लिन युआन मसालेदार भोजन खाने में भी अच्छा था, लेकिन अगर वह कुछ ज्यादा मसालेदार खा लेता, तो उसका पूरा शरीर पसीने से तर हो जाता और उसके पेट में ऐसा महसूस होता जैसे आग लग गई हो। एक बार जब प्लैटिनम घोस्ट पेपर पेट में प्रवेश कर गया, भले ही वह दो भागों में विभाजित हो गया हो, तो उनके पेट में संभवतः ज्वालामुखी विस्फोट जैसा महसूस होगा। इसके अलावा सबसे दुखद बात तो अगली सुबह तब होगी जब व्यक्ति को ऐसा महसूस होगा जैसे शौचालय में रॉकेट गिर रहा हो। पिछली शर्त के दौरान लियू जी और लिसन ने 30 खट्टे नींबू खाने की शर्त लगाई थी। यह इतना खट्टा था कि पीड़ित को कई दिनों तक खट्टी मिठाई खानी पड़ी। इसलिए लिन युआन को स्वाभाविक रूप से उन दोनों को मनाना पड़ा। हालांकि उनके दृढ़ चेहरे को देखने के बाद लिन युआन ने असहाय होकर एक अच्छा विचार सोचा। जब हम वापस लौटेंगे तो क्यों ना मैं वेन्यू से प्लैटिनम घोस्ट पेपर का जूस निकालने और लॉलीपॉप बनाने से पहले उसे शहद में मिलाने के लिए कहूं? मीठा स्वाद शायद कुछ तीखे स्वाद को बेअसर कर सके। सुनो और लियू जी ने लियू जी को देखा और महसूस किया कि वह एक राक्षस था। अगर वे एक बार में घोस्ट पेपर का आधा हिस्सा निगल लें, तो वे अपने मुंह को जल्दी से खत्म कर देंगे। अगर इसे लॉलीपॉप बनाया जाए, तो उन्हें इसे अपने मुंह में 1 दर्जन मिनट से ज्यादा समय तक रखना होगा। उनका मुंह शायद सूज जाएगा और उनके सिर से भी बड़ा हो जाएगा। तब तक उन्हें चलते समय अपना सिर नीचे करना पड़ता था और उन्हें अभी भी सतर्क रहना पड़ता था कि उनके सूजे हुए होंठ कहीं गिर न जाएं। लियू जी और लिसन ने एक दूसरे को देखा।
ये सही है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। लिन युआन ने अपनी भौहें उठाईं और सोचा, क्या वे सोचते हैं कि वेन्यू के लॉलीपॉप अच्छे नहीं हैं? लिन युआन ने असमंजस में अपना सिर खुजलाया। जब उसने पहले उसका खाना खाया था, तो वह बहुत अच्छा था। चूंकि लिन युआन अब एक कंगाल हो चुका था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसका इरादा इंडिगो एज्योरसी मार्केट में खरीदारी जारी रखने का नहीं था। अन्यथा, अगर उसे कुछ ऐसा मिल जाता जो वह चाहता था और वह उसे नहीं खरीद पाता, तो वह बिना किसी कारण के खुद को प्रताड़ित कर रहा होता। लिन युआन ने एक पल सोचा और कहा, अभी भी समय है। क्यों ना हम तटीय समुद्र पर एक नजर डालें? आइए देखें कि तटीय समुद्र में कोई रहस्य है जो झेंग परिवार की तीसरी वंशावली का ध्यान आकर्षित कर सकता है। लिन युआन की बातें सुनकर वह चौंक गया। तटीय समुद्र के रहस्यों को जानने की इच्छा शायद लिसन से ज्यादा किसी और में नहीं थी। वह यह पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि क्या उसके परिवार की मौतें तटीय समुद्र के रहस्यों से संबंधित थीं। लिसन के भावों में आए परिवर्तन को महसूस करते हुए लियू जी ने उसके कंधे पर थपथपाया और कहा, इससे पहले रेडियंस 100 ग्रुप चैट में उन्होंने बताया था कि कक्षा 5 के कुछ स्कॉलर्स ने आयामी दरारों की सक्रिय अवधि का अध्ययन किया था और महसूस किया था कि यह अपेक्षा से 1 या 2 दिन पहले होगा। इसलिए इन 2 दिनों के भीतर तटीय समुद्र की जांच करना सबसे अच्छा है। अन्यथा आयामी दरारों की सक्रिय अवधि के दौरान दुर्घटनाएं हो सकती हैं। जब लिन युआन ने यह जानकारी सुनी, तो उसे लगा कि वह भाग्यशाली है कि रेडियंस 100 सीक्वेंस का एक सदस्य उसके साथ था। ऐसी जानकारी पहले से पता लगाना वाकई सुविधाजनक था। वह यह भी महसूस कर रहा था कि उसके पास बहुत समय नहीं है। लिसन को मार्गदर्शक बनाकर लिन युआन और लियू जी लिसनिंग हेरोन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पास तटीय समुद्र पर पहुंचे। जैसे ही वे तटीय समुद्र के किनारे पहुंचे, लिन युआन की अभिव्यक्ति तुरंत कठोर हो गई। अपनी नाक से सूंघने के बाद लिन युआन को एहसास हुआ कि लिसनिंग हेरोन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नियंत्रण में तटीय समुद्र सामान्य नहीं था। कीट झुंड का सच्चा कमांडर। इस उथले तटीय समुद्र में वास्तव में एक मछली जैसी गंध थी। लिन युआन इस अनोखी मछली जैसी गंध से बहुत परिचित था। यह बिल्कुल वैसी ही गंध थी जो जल जगत के आयामी जीवन रूपों के सड़ते हुए मांस से आती है। समुद्र तट पर समुद्री हवा बहुत तेज थी, इसलिए कोई भी गंध तुरंत सैकड़ों मीटर दूर तक फैल जाती और फिर बिना किसी निशान के गायब हो जाती। हालांकि समुद्री हवाएं किनारे पर मौजूद जल जगत के आयामी जीवों के सड़ते हुए मांस की गंध को नहीं छिपा पा रही थीं। इसका मतलब था कि बड़ी संख्या में जल जगत के आयामी जीव सड़ रहे थे। जैसे ही लिन युआन की अभिव्यक्ति अधिक से अधिक गंभीर होती गई, लियू जी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या कोई जल जगत आयामी दरार हो सकती है जो अभी किनारे पर खुली है? अन्यथा जल जगत आयामी जीवन रूपों का मांस इतना सड़ कैसे सकता है? जैसे ही उसने यह बात कही, लियू जी ने पास ही स्थित शांत समुद्र की ओर देखा और उसकी भौहें और भी सिकुड़ गईं। समुद्र की सतह पर साफ लहरें उठीं। समुद्र में इस समय स्पष्ट रूप से फे और जल जगत के आयामी जीवन रूपों का कोई बड़े पैमाने पर नरसंहार नहीं हुआ था। सुनो ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मैं रॉयल कैपिटल जाने से पहले इसी समुद्री क्षेत्र में था। उस समय कोई असामान्यता नहीं थी। सुनो, मैं यह भी सोच रहा था कि इतने बड़े स्थान में जल जगत के कितने आयामी जीवों का मांस एक साथ सड़ रहा था, जिससे उन्हें, जो हवा की ओर पीठ करके खड़े थे, मछली जैसी तीखी गंध आ रही थी। सुनो ने जल्दी से अपने डायमंड फिश स्टोरेज बॉक्स से 3 हल्के नीले रंग के मोम के टुकड़े निकाले। उन्हें लिन युआन और लियू जी को सौंप दिया और कहा, ये शेलफिश वाष्प कोरल के टुकड़े हैं। इसे अपने हाथ में रखो और अपनी नाक को ढक लो। टुकड़े का शेलफिश वाष्प पानी की दुनिया के आयामी जीवन रूपों की सड़ती हुई गंध को ढक सकता है। उस समय लिन युआन ने अपना हाथ हिलाया और जवाब दिया, गंध। जल जगत के आयामी जीवन रूपों की सड़ती हुई गंध फीकी और फीकी होती जा रही है। चलो थोड़ी देर और इंतजार करते हैं। अगर यह गंध कम हो जाती है या गायब हो जाती है, तो हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। लिन युआन ने सोचा, अगर गंध फीकी पड़ जाती है, तो इसका मतलब है कि जल जगत के आयामी जीवन रूपों का एक बड़ा समूह मारा गया है और फिर धारा के साथ किनारे पर बह गया है। लिन युआन के कफ पर एम्बर बटन के आकार के डायमंड फिश स्टोरेज बॉक्स पर मौजूद स्रोत रेत उसके पैरों के पास रेतीले तट पर उतरी और बजरी में बदल गई, जो रेतीले तट में घुस गई। लियू जी ने लिन युआन की हरकत को देखा और कीट रानी को बुलाने के लिए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को निर्देशित किया। कीट रानी को बुलाने के बाद एक छोटी सी मानव परी उस बैंगनी मांस के कोकून से बाहर निकली। यह कीट रानी का असली शरीर था। कीट रानी के शरीर पर पतंगे के पंख और पारदर्शी ड्रैगन फ्लाई पंखों का संयोजन था। बैंगनी मांस के कोकून से बाहर उड़ने के बाद कीट रानी ने लियू जी की गर्दन को गले लगा लिया और उसे रगड़ने के लिए अपने छोटे चेहरे पर लियू जी अपनी हथेली से छोटी कीट रानी को अपने चेहरे के पास रखा और कहा,
एलिगेंस, हम युद्ध करने जा रहे हैं। आओ और फॉर्मेन एक कीट इस समुद्र को फैलाओ। लियू जी के निर्देश के तहत कीट रानी एलिगेंस प्रकाश की एक धारा में बदल गई और बैंगनी मांस के कोकून में प्रवेश कर गई। बैंगनी मांस का कोकून जमीन पर उतरा और 3 मीटर तक फूल गया, जिसके शरीर पर कीट प्रजातियों में पाई जाने वाली अनेक थैलीनुमा नलिकाएं थीं। ये थैलीनुमा नलिकाएं धड़क रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे नलिकाओं में कुछ तेजी से बह रहा हो। परिवर्तन के बाद कीट रानी का रूप कीटों की रानी के घोंसले जैसा था। जब कीट रानी ने रूपांतरण किया तो कीट रानी के घोंसले में मांस चूर्णित ब्लेड कीट तेजी से पैदा हुए। फिर मोटे बख्तरबंद शील्ड लेडीबग और नुकीले बालों वाले नीले बैंगनी प्लाज्मा कैटरपिलर झुंड में बाहर निकल आए। उत्पादित होने के बाद इन शील्ड लेडीबग्स ने सचेत रूप से लियू जी, लिन तापैसी, लिन युआन और लिसन को उनके पीछे से सुरक्षित रखा। उनकी पीठ पर 2 मोटे कवच खिल गए, जिससे एक वायुरोधी दीवार बन गई। लियू जी के निर्देश के तहत वे कदम दर कदम तट की ओर बढ़े। उन प्लाज्मा कैटरपिलर ने सचेत रूप से शील्ड लेडीबग्स का पीछा किया और उनके शरीर में प्लाज्मा तैनात करने के लिए तैयार थे। रेतीले तट के आधे हिस्से को ढकने वाले मांस चूर्ण करने वाले कीटों की बड़ी मात्रा रेत के नीचे भाग रही थी। लिन युआन ने स्रोत रेत में हेरफेर किया और महसूस किया कि रेत के नीचे हर एक मांस चूर्णित ब्लेड कीट एक हमलावर मुद्रा में था, हमला करने के लिए तैयार था। वे किसी भी समय लियू जी के निर्देश के अनुसार एक तेज और भयंकर हमला शुरू कर सकते थे। तभी कीट रानी का घोंसला जोर से कांपने लगा, मानो वह फंस गया हो। जब कीट रानी का घोंसला कांपना बंद हुआ तो करीब 100 लाइटनिंग गैदरिंग मॉथ और हरिकेन ओवलेट मॉथ खुले छेद से बाहर निकल आए। बिजली इकट्ठा करने वाले पतंगे केवल हथेली के आधे आकार के थे, लेकिन उनके सिर पर एक बैंगनी रंग का तंतु था जो उनके शरीर के बराबर लंबाई का था। हरिकेन ऑलेट मॉथ लाइटनिंग गैदरिंग मॉथ से दोगुने से भी अधिक बड़ा था तथा इसके नीले तितली पंखों पर बारीक काली रेखाएं थीं। कैटरपिलर को उनकी मुख्य रीढ़ मिल गई और उन्होंने अपने शरीर से संचित प्लाज्मा काली रेखाएं दुनिया में फैली तेज रोशनी को अवशोषित करने में सक्षम प्रतीत हो रही थीं, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो हरिकेन ऑवलेट मॉथ हमेशा रात में ही उड़ते रहते हैं। जिस क्षण बिजली इकट्ठा करने वाले पतंगे प्रकट हुए, प्लस को बाहर निकाल दिया। बिजली इकट्ठा करने वाले पतंगों ने विद्युत प्लाज्मा को अवशोषित कर लिया और नीले बैंगनी रंग की उछलती बिजली की चापों ने उन्हें घेर लिया। चाप उछल पड़े और उनके शरीर का हल्का बैंगनी रंग गहरा बैंगनी हो गया। गहरे बैंगनी रंग के पंखों ने धीरे धीरे बढ़ती हुई महीन विद्युत चापों के साथ चांदी की चमक की एक परत को ऊपर उठाया। चांदी की चमक की यह परत वास्तव में अद्वितीय विशेषता थी जब बिजली इकट्ठा करने वाले पतंगों के शरीर में गड़गड़ाहट की ऊर्जा संतृप्ति तक पहुंच गई थी। लियू जी की कीट रानी ने 1 मिनट से भी कम समय में यह संरचना पूरी कर ली। यदि झुंड की तुलना युद्ध मशीन से की जाए तो कीट रानी द्वारा उत्पादित प्रत्येक कीट इकाई इस विशाल युद्ध मशीन के एक छोटे से हिस्से के समान थी। ये छोटे छोटे हिस्से अपनी अपनी स्थिति में थे, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अपनी जिम्मेदारी थी, तथा वे समुद्री कीटों को संचालित कर रहे थे, जो युद्ध मशीन की तरह थे तथा सबसे तेज और सटीक दक्षता के साथ कार्य कर रहे थे। लियू जी, जो लिन युआन के पास था, झुंड का दिल और उसका एकमात्र कमांडर था। कीटों के इस समुद्र को बिछाने के बाद कीट रानी का घोंसला एक बार फिर बैंगनी मांस के कोकून में सिकुड़ गया। लियू जी ने डायमंड फेयर भंडारण बॉक्स से एक गोल्ड प्रोटीन सिल्कवर्म क्रिसलिस निकाला और इसे एलिगेंस को खिला दिया, जिससे उसे झुंड बनाने में खपत हुई ऊर्जा की पूर्ति हो गई। एलिगेंस ने लियू जी के प्रोटीन रेशम कीट क्रिसलिस को प्राप्त किया और उड़कर उसके चेहरे पर एक हल्की सी चुंबन दे दिया। फिर उसने लिन युआन और लिसन को देखा और बैंगनी मांस के कोकून में घुस गया, जैसे कि अजनबियों को देखने से डर रहा हो। वह अकेले ही गोल्ड प्रोटीन सिल्कवर्म क्रिसलिस का आनंद लेने लगा। लिन युआन को पता चल गया था कि हवेली में वापस आकर एलिगेंस कितनी शर्मीली थी। लिन युआन के दिमाग में अचानक एक अजीब विचार आया जब उसने देखा कि मांस को काटने वाला ब्लेड कीट जमीन के नीचे छिपा हुआ है। यदि उसने इस पर्वत युक्त भ्रूण को, इस नकाबपोश युवक को स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोतियों के बदले